यूनुस कह रहे थे कि वी आर द गार्डियन ऑफ ओशन। तो सर ये मतलब क्या फैक्चुअली करेक्ट है? नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने नजरिए से देखा है जी। अगर हम अपने नजरिए से देखें तो बांग्लादेश का सिर्फ एक साइड बे ऑफ बंगाल में टच करता है, बाकी 3 साइड से वो भारत से घिरा हुआ है। आज के डेट में जैसे ही कोई चाइनीज जहाज मलाक्का स्ट्रेट क्रॉस करके इंडियन ओशन में आता है, इंडियन नेवी की नजर पूरे वक्त उस पर रहती है, तो उसको मालूम है कि ये भारत की निगाह में है। How China looks at India? चाइना लुक्स एट इंडिया, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, एशिया में एक ही टाइगर रह सकता है। मालदीव्स आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। This was nice, sir. सबसे ज्यादा चाइना डिपेंडेंट कंट्री कौन? चाइना डिपेंडेंट कंट्री पाकिस्तान है। पाकिस्तान। हाँ। नहीं, वो बिक चुके हैं। सीपीसी कॉरिडोर की वजह से ही इंडिया ने उनकी बीआरआई प्रोजेक्ट पे साइन नहीं किया। ताला लगाया एक तरीके से। अमेरिका का कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन ये है, उसी वक्त आप डिटेक्ट करिए कि कहाँ से टेक ऑफ हुआ है, निकला है, बूस्ट फेज, और वहीं पे डिस्ट्रॉय करना है, वही विंडो मिलेगी आपको। चाइना ने हमारी जमीन ली है। हाँ, चाइना हैज ऑक्यूपाइड आवर टेरिटरी अभी गलवान में। हाँ, गलवान। सर मतलब हर टाइप के पावर प्रोजेक्शंस होते हैं। अच्छा। नेशनल पावर की प्रोजेक्शन होती है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है सर स्टूडेंट्स के लिए कि इंडियन नेवी पावर कैसे प्रोजेक्ट करती है? इंडियन नेवी के पास एक बहुत ही अच्छा साधन जो गवर्नमेंट ने या इंटरनेशनल रेगुलेशंस ने दिया है, हाँ। वो ये है हाँ। कि अंडर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, जो वॉरशिप्स होते हैं या कोई भी शिप होते हैं, वो इनोसेंट पैसेज के तहत दूसरे देश के समुद्री सीमा के 12 मील के अंदर तक, 12 मील के बाहर तक रह सकते हैं। 12 नॉटिकल माइल। हाँ, 12 नॉटिकल माइल तक बाहर रह सकते हैं। हाँ। हमने हमने ये देखा है कि न ये क्षमता आर्मी को प्रदान करी जाती है हाँ। किसी इंटरनेशनल रूल के हिसाब से, वॉर हो जाएगा, न ही ये क्षमता एयरफोर्स के जहाजों को प्रदान की गई है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करते हैं या दूसरे देश में जाते हैं तो उसको एक युद्ध का प्रतीक माना जाएगा। एब्सोल्युटली। लेकिन इसी दायरे में भारतीय नौसेना बड़े यूनिक पोजीशन में पोजीशनड है, क्योंकि वो दूसरे देश के बहुत पास जा सकती है। अगर मैं इसको परिप्रेक्ष्य में डालना चाहूं तो 12 मील कोई भी जहाज जो नॉर्मली 20 या 24 मील प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, तो 12 मील वो 30 से 35 मिनट में कवर कर लेगा। इसका ये तात्पर्य होता है कि अगर पीस टाइम में कोई जहाज इतने पास है और पीस टाइम से उसको अगर वॉर टाइम में कुछ स्विच करना एक्शन करना है या स्विच करना है, तो वो सिर्फ आधे घंटे के अंतराल में ये चीज कर सकता है। तो इस वजह से नौसेना का पावर प्रोजेक्शन का जो पोटेंशियल है वो बहुत ही हाई है, और इसी वजह से नौसेना का प्रयोग बहुत सोच समझ के रणनीतिकारों को यूज करना पड़ता है। तो ये जो पावर प्रोजेक्शन और कंट्रोल की बात कर रहे थे, जैसे हम इंडियन ओशन रीजन देखते हैं, तो सर उसमें हम क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसमें हम पावर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं? इंडियन ओशन में या किसी भी ओशन में, इंडियन ओशन के उसमें बाद में मतलब इंडियन नेवी के पर्सपेक्टिव से, इंडियन नेवी के पर्सपेक्टिव से इंडियन ओशन को हम लोग अपना एक बैकयार्ड मानते हैं, जहां पर हम लोग अपनी पूरी नौसैनिक क्षमताओं को, हमारी एक्सरसाइज होती हैं, हमारे मिशन होते हैं, हम समुद्र का जो यूजफुल एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते हैं, वो सब हम अपने बैकयार्ड में, अपने अप्रॉक्सीमेट सीज में कर सकते हैं। हमारी मैरीटाइम, इंडियन नेवी के मैरीटाइम डॉक्ट्रिन में लिखा गया है कि जो इंडियन ओशन है वो हमारा प्राइमरी एरिया ऑफ मैरीटाइम इंटरेस्ट है। अच्छा। प्राइमरी एरिया ऑफ मैरीटाइम इंटरेस्ट अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से लेके मलक्का स्ट्रेट जहां तक शुरू होता है वहां तक होता है। इस एरिया में इंडियन नेवी अपना इन्फ्लुएंस, वर्चस्व कायम रखना चाहती है, और ये चीज बहुत जरूरी है भारत की सुरक्षा के लिए भी। मतलब अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई, कोई डिजास्टर हुआ, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है हम, बट सिक्योरिटी वाइज भी हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, ऑल दैट इज फाइन। बट सर क्या बे ऑफ बंगाल भी हमारे इस डोमेन में आता है? एब्सोल्युटली। हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से लेके मलक्का स्ट्रेट तक, तो उसमें अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल और जो चोक पॉइंट हैं
जैसे अरेबियन इंडियन ओशन एक ऐसा सी है जो एनक्लोज है, हाँ जी, जहां पर आप घुस सकते हैं या जहां से निकल सकते हैं सिर्फ चंद चुनिंदा स्ट्रेट से, हाँ, चुनिंदा नैरो एक पॉइंट से। हॉर्मोज से हाँ, हार्मो स्ट्रेट एक है, दूसरा बाबल बाबल मंडेब है, मंडेब, तीसरा सुएज कैनाल है, हाँ, और इस तरफ मलाका स्ट्रेट है। मलाक्का, मलाका स्ट्रेट के बगल में जहां बाली के पास, हाँ, वहां पर सुंडा स्ट्रेट है, हाँ। और उसके और आगे बाली के उस तरफ एक है लोम्बॉक स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट्स बहुत ही यूजफुल हो जाते हैं अगर आपको इंडियन ओशन में आना है या इंडियन ओशन से बाहर जाना है। तो सर अभी रिसेंट टाइम्स में ना एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इसके ऊपर काफी पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए थे। बांग्लादेश से एक उड़ता उड़ता स्टेटमेंट आया था कि गार्डियन ऑफ ओशन, यूनुस कह रहे थे कि वी आर द गार्डियन ऑफ ओशन, मतलब बांग्लादेश इज द गार्डियन ऑफ ओशन। तो सर ये मतलब क्या फैक्चुअली करेक्ट है, नहीं, ये मतलब उस रीजन के लिए? नहीं, उन्होंने अपने लोकेशन को बहुत ही गलत परिप्रेक्ष्य में देखा है, और वो भी सिर्फ अपने नजरिए से देखा है। जी, अगर हम अपने नजरिए से देखें तो बांग्लादेश का सिर्फ एक साइड बे ऑफ बंगाल में टच करता है, बाकी 3 साइड से वो भारत से घिरा हुआ है। गिरा हुआ। तो इनका यूनुस का ये बोलना एक तरह से गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। क्यों? जो कर रहे हैं हाँ, मतलब। क्योंकि हाँ, इतना ज्यादा इंडियन सपोर्ट पे बांग्लादेश डिपेंडेंट है। हाँ। तीनों साइड से इंडिया सपोर्ट दे रहा है, बल्कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए हमारे देश ने ये सोचा था हाँ। कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, हाँ। उनकी नॉर्थ ईस्ट की Regional स्टेट्स की connectivity। कनेक्टिविटी हाँ। बांग्लादेश के थ्रू होगी, जिससे कि बांग्लादेश को भी उसका इकोनॉमिक अच्छा प्रभाव पड़े। लेकिन ये लोग दूसरी तरीके से और दूसरे परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं। वो चाइना को बढ़ावा देने के लिए बोल रहे हैं कि चाइना इंडियन ओशन में आ सकता है बांग्लादेश के थ्रू। लेकिन ये एक सोच है जो इट इज नॉट रूटेड इन रियलिटी। So even if they try, it will not नो, fructify. इट विल नॉट सक्सीड, हाँ। बिकॉज भारत की जो कोस्टल लंबाई है, हाँ। वो 7,500 मील डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के संदर्भ में उसकी लंबाई 11,098 किलोमीटर हो गई है। तो इतनी लंबी कोस्ट लाइन और बांग्लादेश की जो कोस्ट लाइन है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो बे ऑफ बंगाल में एक छोटी जगह पे एक एग्जिट है, हाँ, उसके पास एग्जिट है। और हमने 71 वॉर में दिखाया हुआ है कि इनकी कोस्ट लाइन इतनी बड़ी नहीं है जिसको ब्लॉकेड नहीं किया जा सके। हाँ जी। क्या क्या था सर ये जो नेवल ब्लॉकेड हमने किया था, अगर इसकी थोड़ी सी आप पर्सपेक्टिव बता सके ऑडियंस को। 1971 वॉर में बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था जी। अब उस ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना थी, और वेस्ट पाकिस्तान से और भी सेना लाना चाहते थे ये लोग। ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में सेना लाने के लिए भारत के 7,516 किलोमीटर अराउंड जाना पड़ता उनको। तो हमने जो बांग्लादेश की कोस्ट लाइन अपने INS विक्रांत, जो पुराना जहाज था, उसके और उसके जो एयरक्राफ्ट थे, उनकी मदद से किसी वेस्ट पाकिस्तानी शिप को वहां तक आने ही नहीं दिया। अगर कोस्ट लाइन बहुत बड़ी होती तो हम उतना नहीं गार्ड कर सकते थे। तो अगर कोस्ट लाइन की लेंथ को समझा जाए बांग्लादेश की, तो इतनी नहीं बड़ी है कि हम उस वक्त 1971 में, जब हमारे पास भी साधन सीमित थे, लेकिन उस वक्त भी हम इनको अच्छे से ब्लॉकेड कर पाए। यहाँ तक कि उस समय अमेरिकन फ्लीट का एक खतरा था आने का, लेकिन वो उसके बावजूद हम उनको वेरी इफेक्टिवली ब्लॉकेड कर पाए। उनकी पैसिफिक फ्लीट आ रही थी और सोवियत से हमें सपोर्ट था सबमरीन का। सोवियत सपोर्ट नोशनल था, आ नहीं पाया था। अच्छा। हाँ, वो कभी आया नहीं था। नोशनल था मतलब उन्होंने बोला हमारे सपोर्ट में, क्योंकि 1970 से पहले हमने संधि साइन की थी कि हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन उनका सपोर्ट खाली अनाउंस्ड हुआ था, बातों में था, उनका सपोर्ट आ नहीं पाया। बट सर फिर मैं एक मतलब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ना ऐसे कमेंट्स करते हैं कि सर देखिए तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब एक साथ खेल रहे हैं। तो सर जब मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है एज अ टीचर कि इंडियन नेवी की जो कैपेसिटी है सर, एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, क्या हम पाकिस्तान और बांग्लादेश, लेट्स से कि इनके पीछे एक दो कंट्रीज इनको यूज कर रही है एज अ सैटेलाइट स्टेट, तो क्या हम इन दोनों कंट्रीज को पैरेलली हैंडल कर सकते हैं?
बांग्लादेश के पास ओनली एट द लेवल ऑफ इंडियन नेवी। हाँ, बांग्लादेश के पास उस तरह की नेवी की कैपेबिलिटी है ही नहीं जी कि हम उन्हें ना हैंडल कर सकें। जी मैं चाइना और ताइवान के मामलों का काफी जानकार हूं, हाँ। और कई लोगों ने ये क्वेश्चन मुझे उस तरफ से पूछा हाँ हाँ कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हाँ। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की मदद करेगा? हाँ। और मेरा आंसर यही था कि उनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है, उनके पास क्षमता नहीं है किसी तरीके की कि वो भारत के अगेंस्ट कुछ कर सकें या भारतीय नौसेना के अगेंस्ट कुछ कर सकें। तो बांग्लादेश को हमने उस हिसाब से बिल्कुल इस गेम से डिस्काउंट कर रखा है, बाहर कर रखा है। मतलब वी डोंट कंसीडर दिस एज अ थ्रेट, बांग्लादेश एज अ वायबल थ्रेट। वो थ्रेट बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने चाइना से हाँ। 2 बहुत ही पुराने सबमरीन इंपोर्ट किए हुए हैं। हाँ हाँ वो चाइना प्रोग्रेसिवली उन सबमरीन्स को, पनडुब्बियों को डीकमीशन कर रहा है, और उन्होंने बोला कि इसके कुछ पैसे बन जाएं हाँ। तो किसी दूसरे को बेच दो। हाँ। तो उन्होंने 2 सबमरीन बांग्लादेश को दिए हैं, हाँ। मिंग क्लास बोलते हैं, हाँ। और 2 सबमरीन उन्होंने म्यांमार को दिए हैं। अब चाइना उनके लिए बेस बना रहा है, सबमरीन बेस बना रहा है। तो बाद में तो यूज तो खुद करेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि बांग्लादेश सिर्फ एक जरिया बनेगा फ्यूचर में उनको, चाइनीज को हेल्प करने के लिए या वहां पे देने के लिए, मदद देने के लिए। हाँ, बिल्कुल। तो सर इस परिप्रेक्ष्य में जो मैं आपसे इसलिए ये 2 स्टेटमेंट मैंने आपको कहा ना, ये यूनुस ने कहा वो गार्डियन ऑफ ओशन है, उसके बाद यूनुस के सपोर्टेड बहुत सारे लोगों ने ग्रेटर बांग्लादेश की बात की। उस ग्रेटर बांग्लादेश में सर हर बार जो मैप पब्लिश होता है जिसके ऊपर आपत्ति सीधा MEA ने जताई है, इसमें सिलीगुड़ी को काट देते हैं या वो एक्सपैंड कर देते हैं अपने आप को। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इन अ सिनारियो जहां पे चाइना बांग्लादेश को बैक कर रहा है समहाउ, ऑब्वियसली इसमें दूसरे बड़े पावर्स भी गेम खेलेंगे, तो इन सच अ सिनारियो क्या सर सिलीगुड़ी पे कोई थ्रेट आता है तो क्या इंडियन नेवी का सिर्फ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन नेवी, क्या वो सफिशिएंट है टू टेक बैक सिलीगुड़ी? थ्रेट हमेशा से भारतीय रणनीतिकारों और भारतीय सेना, नौसेना नहीं, हाँ। भारतीय सेना के हमेशा जहन में रहा है। हाँ, हाँ। और उसके ऊपर कई वॉर गेमिंग करते हैं और सारे वर्स्ट केस प्लानिंग सिनेरियो के साथ प्लानिंग करते हैं। इंडियन नेवी का रोल इतना ही होगा कि ये चीज होने से समुद्र की तरफ से किसी तरह का सपोर्ट, बाहरी सपोर्ट उसको रोके। अदरवाइज जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का मसला है, हाँ। और वो लैंड सेंट्रिक है, काफी अंदर है, हाँ, हाँ। तो वो इंडियन आर्मी हैंडल करने में सक्षम है। ओके, सो आपने ये कहा कि अगर एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है तो दे हैव नो कैपेसिटी टू डू एनीथिंग, चाहे वो कितने भी मैप पब्लिश करें। एग्जैक्टली। एंड इन द वर्स्ट केस सिनेरियो जो भी वॉर गेमिंग है वो बाकी आर्म्ड फोर्सेस ने ऑलरेडी कर रखी है और आप किसी को आने नहीं देंगे। मतलब डिनायल वाली बात आप कह रहे हैं। सो ये डिनायल वाली बात बताइए ना एक बार। वो डिनायल है, टेरिटरी अपनी, आपके पास इतनी साजो सामान और साधन होना चाहिए। हाँ। और आपके पास उतनी क्षमता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी। कैपेसिटी होता है साजो सामान साधन, ठीक है, और कैपेबिलिटी होती है क्षमता, जिससे आप पूरा भरपूर उपयोग कर सकें उस क्षमता को। जी। तो ये दोनों चीजें आर्मी सेंट्रिक, पर्टिकुलरली बांग्लादेश के संदर्भ में हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में है। इंडियन नेवी का तो इतना ही है कि मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया था कि मिनिमम कोस्ट लाइन वाला, उनके पास मिनिमम कोस्ट लाइन है, और इस वजह से उनको कोस्ट लाइन से हमें उस तरह का कोई खतरा नहीं है। हम अभी भी उनकी कोस्ट लाइन ब्लॉकेड करने में सक्षम हैं, इसलिए हम कोई एक्सटर्नल सपोर्ट समुद्री माध्यम से नहीं आने देंगे। सर एक रखाइन कॉरिडोर की बात हो रही है, एक बांग्लादेश म्यांमार पे नाफ टेकनाफ के एरिया पे बड़ी अजीबोगरीब न्यूज आती है। अरक्कन आर्मी से रिलेटेड, चिन नेशनल आर्मी से रिलेटेड, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड, आपने जो अभी बताया सबमरीन बेस से रिलेटेड। सर ये बर्मा, बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल में एग्जैक्टली क्या खिचड़ी पक रही है? भारत का एक नजरिया रहा है कि जो भी गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन पावर में है, हम उनसे हमेशा बात करेंगे। जी। म्यांमार के साथ हमारी कोई जातीय दुश्मनी वैसी नहीं है। जी।
हमने जब थोड़े दिनों के लिए डेमोक्रेटिक रेजिम था हाँ, ऑंग सान आंग सूची सान के सू की, समय, हाँ हाँ उस वक्त भी हमने उनसे कॉर्डियल रिलेशन बना रखे थे। हाँ, और अभी भी जो मिलिट्री हुंता है उनता है, हाँ उनके साथ भी हमारे कॉर्डियल रिलेशन हैं, हाँ क्योंकि हमारे कई प्रोजेक्ट, कालादान रिवर प्रोजेक्ट, हमारे जो मल्टी हार्बर मॉडल, प्रोजेक्ट हैं, हाँ मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, हाँ ये सब म्यांमार के सपोर्ट से हो रहे हैं। जी, तो जबकि हमने जो भी डिस्पेंसेशन है पावर में उनके साथ पूरा सपोर्ट रखा है, पूरे रिलेशन बनाए रखे हैं। ये जो रिबेल्स हैं, इन रिबेल्स ने हमारा सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया है, हाँ क्योंकि कई जगह रिबेल्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं अराकान आर्मी, हाँ, क्योंकि इन्होंने कई जगह, सितवे, हाँ कई जगह, हाँ सितवे एग्जैक्टली, हाँ कई जगह उन्होंने जो इलेक्टेड डिस्पेंसे, आई वोंट से इलेक्टेड, जो इलेक्टेड हुंता है, हुंता को डिस्प्लेस हिंसा कर को दिया, डिस्प्लेस कर दिया है और हाँ वीक कर दिया है। हाँ, बिकॉज ऑफ दैट इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर गेटिंग हैम्पर्ड, एडवर्सली अफेक्टेड। और इस इफेक्ट का फर्क हाँ हमें बांग्लादेश में भी दिख रहा है। बांग्लादेश ये जो रोहिंग्या आ रहे हैं, रोहिंग्या फाइनली किसी न किसी माध्यम से थोड़े लोग इंडिया में आने की कोशिश करते हैं, जी, और हमारे बांग्लादेश का यही इशू है कि भाई आप उनको रोकिए, आप नहीं रोकेंगे तो हम रोकेंगे, और हम नहीं रोक पाएंगे तो जो आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करके फेज मैनर में वापस डिपोर्ट करना भेजेंगे। शुरू करेंगे, हाँ, तो ये इशू है। हाँ म्यांमार से हमारी कोई अनबन नहीं है, म्यांमार से हमारा हमेशा से दोस्त बहुत रहा अच्छा है। दोस्त रहा, हाँ, हाँ और बांग्लादेश भी कुछ हाँ दिन पहले तक हमारा अच्छा दोस्त था, हाँ, और हम सोचते थे कि क्या हम रीजन है अभी ये अचानक से, मतलब कुछ ये, इसका हाँ मतलब इसका कोई क्योंकि जब शेख हसीना जा रही थी तो सर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी बड़ी अजीब सी, कि एक गोरा आया था और सेंट मार्टिन्स आइलैंड की चर्चा की थी कि भाई मुझे ऑफर मिला था सेंट मार्टिन्स आइलैंड अगर दे दोगे एक बेस बनाने के लिए, तो फिर मैं तो बहुत आराम से पावर में रह सकती हूँ, बट उन्होंने कहा कि मैं अपनी सोवरेनिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और ये स्टेटमेंट मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने तब दिया जब उनको ये पक्का पता था कि शी इज अबाउट टू गो। या I am not really delving into the political matters, हाँ because हाँ मेरा सब्जेक्ट थोड़ा नैरो मैरीटाइम डोमेन में है, हाँ तो इस वजह से मैं डिटेल्ड कमेंट तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ लेकिन ये इतना सर्टेन है हाँ कि ये पूरा जो गेम हुआ है, हाँ इसके पीछे बाहरी ताकतों का हाथ है। हाँ और मुझे लगता है कि बाहरी ताकतों में, एक तो आपने बोला है शायद वो हो, हाँ क्योंकि मैं कंफर्म नहीं कर सकता, हाँ लेकिन दूसरी तरफ से जो चीन का इकोनॉमिक सपोर्ट, हाँ और भी जो मिलिट्री सपोर्ट है और कई चीजें हैं, हाँ वो एक इशू हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है वहां पर हाँ कि उस वजह से वो अगर चीन कुछ चीजें बोलता है हाँ, तो शायद बांग्लादेश को गाये बगाए मतलब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इतनी डोमिनेंस हो चुकी है। हाँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक इंट्रूजन बहुत ज्यादा है। उनके लिए वो डिफेंस प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उनके लिए सिविल में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सारे फ्रेंडशिप ब्रिज जितनी रिवर हैं, हाँ, उनके ऊपर सारे बांग्लादेश नहीं चीन चाइना नहीं ने, बनाए हैं। और इस वजह से एक हमें तो ये खतरा लग रहा है जैसे श्रीलंका एक डेड ट्रैप में फंस गया था, हाँ 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 कहीं हाँ, वैसा ही हाल बांग्लादेश का नहीं हो। फिर बेल आउट हमें ही करना पड़ेगा। हाँ, वो तो हाँ, अच्छा बट सर तो ये आप कह रहे हैं कि स्ट्रैंगल होल्ड इज, मतलब अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को कंपेयर करें तो स्ट्रैंगल होल्ड बहुत ज्यादा है पाकिस्तान का तो, हाँ, बट फिर पाकिस्तान अभी जाके आसिम मुनीर भी जाके यूएस में मीटिंग कर रहे थे, अपने बेसेस देने की बात कर रहे थे कि ईरान के स्ट्राइक्स के लिए। पाकिस्तान बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है जियोपॉलिटिकल स्टेज में। अच्छा, वो अमेरिका को भी अपने साइड में रखता है, चाइना को भी अपने साइड में रखता है, हाँ, और हम लोग अपने मीडिया या अपना नजरिया उतनी स्मार्टनेस के साथ पूरे वर्ल्ड को नहीं रख पाते हैं जिस स्मार्टनेस के साथ पाकिस्तान मैनेज करके चलता है। पाकिस्तान कई साइडों को मैनेज करके चलता है। चाइना ने जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया पैसे था, भी ले लिए, हाँ हाँ, तो उन्होंने सोचा था कि वो पाकिस्तान को डोमिनेट करेंगे। पाकिस्तान के का मानना था कि वो चाइना से स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, हाँ, पैसे भी लेंगे और यूज भी करेंगे, हाँ, और कुछ यूएस भी के नहीं साथ होगा। दोस्ती भी खराब नहीं होगी। हाँ, हाँ, तो लेकिन ये वो एक टाइट रोप वॉक है। हाँ, उनका टाइट रोप वॉक एंड में somehow it succeeds। हाँ, हमारा टाइट रोप वॉक है, हमारे टाइट रोप वॉक के ऊपर कई क्वेश्चन उठते हैं, हाँ, लेकिन अब भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। उभरती हुई क्या, हम लोग फोर्थ नंबर 4 पर हैं। हाँ, तो हमें अपना नैरेटिव बनाने की, अच्छे से बनाना पड़ेगा। हाँ,
जरूरत है। ये चीज सर मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ तो मैं देखता हूँ कि नैरेटिव में वो बड़े एकदम उनका सब प्लान है। उनका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था पता क्या कह रहा था कि इस बार तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में मीम वॉर पे जीत लिए, मीम वॉर जीत लिए। तो कमिंग बैक टू सर, आपने पाकिस्तान का बोला स्मार्ट गेम है, तो क्या आज बांग्लादेश भी वही कह रहा है कि यार देखिए आप इंडिया हैं तो इंडिया का जो चेक होता है वो थोड़ा छोटा होता है, तो एक काम करते हैं हम एक टाइट रोप खेलते हैं बिटवीन द वेस्ट एंड चाइना, और हम दोनों से चेक लेते हैं और दोनों को आपस में compete कराते हैं वाइल जनरेटिंग एंटी इंडिया फीलिंग। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है, क्योंकि करेंसी जो आप चेक बोल रहे हैं, करेंसी सिर्फ मनी में नहीं होती है। अच्छा, बहुत सारी करेंसी होती हैं। अच्छा, एक गुडविल की करेंसी होती है, एक बेनाइन नो होल्ड नो इंटरेस्ट हेल्पिंग नेचर होता है, विदाउट एनी स्टेक्स इन्वॉल्व। तो भारत ने हमेशा मेंटेन किया है कि हम अपने नेबरहुड में भाईचारा, हाँ भाईचारे में गुड ब्रदरहुड एंड बेनाइन सपोर्ट के तहत हम लोग काम करेंगे। वी विल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स एंड प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर। बेनाइन पे सर एक सो सॉरी टू इंटरप्ट सर, बेनाइन पे ही सारा प्रॉब्लम है। आपको पता है सर, मैंने जितना देखा, मैं उनके जाके एक्टिव बांग्ला बुझते पारी, तो उनका मैं थोड़ा सा चैनल देखता हूँ, जब भी उनका चैनल देखता हूँ दे स्प्यू वेनम ऑन अस। दे आर लाइक यार ये पूरा हमारा पॉलिटिक्स कंट्रोल करते हैं, दे कंट्रोल आवर पॉलिटिशियंस, दे कंट्रोल आवर पुलिस, दे कंट्रोल आवर आर्मी, दे कंट्रोल दिस, दे कंट्रोल दैट। और सब में सर एंड में प्रोनाउंसिएशन तक मैच हो रहा है, सब रा की साजिश है, इंडिया 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 इंडिया। तो सब कुछ एंड में आके इंडिया पे डाल दिया जाता है या हमारी किसी एजेंसी पे डाल दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि हम दादागिरी करते हैं। और जबकि सर मैं जब आंसर लिखता था सिविल सर्विसेज के जो मेंस लिखते हैं, उसमें भी हम यही बताते हैं कि वी आर दैट बेनाइन सपोर्टर ऑफ द नेबरहुड। तो ये ऐसा माहौल क्यों बना है सर हमारे अगेंस्ट? इस पूरे रीजन में हमारा देश सबसे बड़ा है और बाकी थोड़े थोड़े छोटे देश हैं, छोटे छोटे। तो एक बिग ब्रदर सिंड्रोम बन गया है, दर्द होता है एक थोड़ा। हाँ, बोला ये बड़ा भाई हमें हमेशा बुली करने की कोशिश करता है, कितना भी हम लोग सपोर्ट करें। हर फैमिली में भी हमने देखा है कि जो बड़ा भाई होता है वो अपने छोटे भाई बहनों को कभी प्यार से पुचकारता है, कभी डांटता है, लेकिन जब प्यार से पुचकारता भी है तो उसके अंदर वो मीनिंग ढूंढ लेते हैं कि भाई ये कुछ को जरूर कुछ कारण है, निहित स्वार्थ होगा इसलिए ये लोग कर रहे हैं। तो एक बिग ब्रदर सिंड्रोम है। श्रीलंका के प्रीवियस राष्ट्रपति ने यहाँ तक बोला है कि आप हमारे बड़े भाई हैं और मैं आपका छोटा सिस्टर हूं। You are my big brother, I am your little sister. Okay, but that does not mean that you will have this big brother syndrome. अच्छा, वो बात अलग है कि राजपक्षे साहब की अपनी प्रॉब्लम थी और वो चले गए और इतनी सारी प्रॉब्लम करके गए कि इंडिया को श्रीलंका को बेल आउट करना पड़ा। तो ये एक चीज है और हमेशा ये देखा गया है कि जो छोटे देश होते हैं उनको होता है वो नहीं, वो एक दूसरे को, एक देश को दूसरे देश के अगेंस्ट प्ले करते हैं। क्योंकि आपने बोला चेक, पैसा वहां से मिलेगा, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी उनके साथ करनी है, लेकिन इंटरनेशनल जब रिलेशंस में जब इमरजेंसी की बात आती है, सपोर्ट की बात आती है, तो सबसे पहले पड़ोसी की याद आती है और पड़ोसी भारत है। मालदीव्स के संदर्भ में कई सारे ऐसे एग्जांपल हैं। पानी की जरूरत हो, कू होने वाला है, उसके वो सब हमने सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर, हाँ, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन केस ऑफ HADR सिचुएशंस, हाँ, एनी डिजास्टर। इतने ज्यादा हमने मालदीव्स में वैक्सीन दिए कोविड के समय, और उसके 2 साल बाद ही इंडिया आउट कैंपेन हो गया वहां पे, और इतना स्ट्रांग हो गया कि जो वो डिस्पेंसेशन था उनको जाना पड़ा और ये मोहम्मद मुइज़ू प्रेसिडेंट बने। तो यही चीज तो मुझे समझ नहीं आ रही कि सर हमारा नाम है इंडियन ओशन रीजन, डोमिनेंस है पूरा इंडियन नेवी का, इंडियन डिप्लोमेसी सबको बेनाइन ब्रदरहुड की तरह ट्रीट कर रही है नेबरहुड में, और माहौल ये है कि यार दादागिरी करते हैं, सबके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। मतलब हमारे पे माहौल जो दूसरे लोग लिखते हैं, एक जगह से इंडिया आउट हो रहा है, एक जगह में बांग्लादेश में हमारे कपड़े जलाए जा रहे थे, साड़ियां जलाई जा रही थी। उसके बाद सर ये यहाँ पे एक ऐसा कॉरिडोर बना रहे बे ऑफ बंगाल में, जिसको मैं कहूंगा कि एक मिलिटराइजेशन का प्रोजेक्ट लग रहा है मुझे। तो बांग्लादेश म्यांमार रखाइन कॉरिडोर, एक पतला सा कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं मोहम्मद यूनुस की सरकार विद, उसका क्या जियोपॉलिटिकल एंगल है? नहीं, उसका कोई फ्यूचर है नहीं। वो कॉरिडोर पेपर बनेगा नहीं। अच्छा, पेपर में है, वो पेपर में रहेगा।
दिसंबर में उन्होंने जो वहाँ की आर्मी है हाँ। फोर्स कर रही है यूनेस्को की इलेक्शन कराओ फटाफट। वो, लेकिन फरवरी तक उन्होंने बोला है इलेक्शन करवा ही देंगे। हाँ। और अगर ये पार्टी अवामी लीग, इनको तो बाहर कर दिया है, इनएलिजिबल कर दिया है, वो बीएनपी आएगी भी, लेकिन उनका प्रायोरिटी ये नहीं होगा। उनका प्रायोरिटी है थोड़ा इस्लामाइजेशन, थोड़ा रेडिकलाइजेशन वाले उस एंगल पे हैं। ये लोग इफेक्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, साड़ियां जला सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज भी सोशल मीडिया आज भी 80% ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर भारत से जाता है। ठीक है, जिस दिन भारत ने पावर ऑफ कर दिया, हाँ जी, तब होगा कि भाई हमारा जो बड़ा भाई है उसने हमें बुली किया है। लेकिन सारा सपोर्ट आज भी इंडिया की तरफ से है। क्या है, एक कहावत है कि जो बड़ा देश होता है वो आई मीन इट कैन नॉट सल्क, यू हैव टू टेक द पीपल अलोंग, उनको मतलब उनको साथ लेके कंप्लेन। हाँ, वी कैन नॉट कंप्लेन, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, पावर है तो प्रॉब्लम है, डिस्कशन भी हो जाता है, तो हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए। और करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कोई तरीका नहीं है, गुड नेबरहुड में है, यू आर द नियरेस्ट पर्सन। जब घर में इमरजेंसी होती है तो वो नेबर की ही घंटी बजाते हैं, और सक्षम नेबर की। तो हर कंट्री में ये देखा गया है कि जब प्रॉब्लम होती है तो वो इंडिया के पास ही आते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमारा पास में है। जब से चीन से जब तक कोई आएगा तो कुछ समय लगेगा। तो इन सारे इक्वेशन में आप चाइना को कहाँ फिट कर रहे हैं? चाइना का क्या गेम है बे ऑफ बंगाल का? व्हाट डू दे वांट? चाइना इंडियन ओशन में आने के लिए उन्होंने स्टेटेड पोजीशन ये है कि हमारा मैक्सिमम तेल, मैक्सिमम मिनरल्स, कमोडिटीज ट्रेड, पर्टिकुलरली ऑयल की बात कर रहे हैं, 70% ऑफ देयर ऑयल विच इज इम्पोर्टेड वो आता है गल्फ एरिया से, अरब कंट्रीज से, और उसकी सिक्योरिटी उनको बहुत जरूरी लगती है, क्योंकि सारी जो अर्थव्यवस्था चलती है, मेनली उसका जो इंजन होता है वो होता है एनर्जी के ऊपर, ऑयल गैस और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी ये चीजें चाहिए होती है। तो वो जो एक टर्म आया था मलाका डिलेमा, और ये मैक्सिमम चीजें, जैसे मैंने शुरू में बोला था, एक चोक पॉइंट है मलाका, जिसके थ्रू ये जहाज जाते हैं। अब वो जहाज वहां से जाने के लिए वो सोचते हैं कि हमारी ये जहाज पूरे प्रोटेक्टेड रहें, तो इसलिए वो सोचते हैं प्रोटेक्शन कैसे होगा, अपने जहाज भेज के। एक तो वो है, वो स्टेटेड रीजन है कि हम अपने सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की सिक्योरिटी चाहते हैं, स्लॉट्स की, इसलिए वो कर रहे हैं। उससे बड़ा अनस्टेटेड रीजन है जो मुझे सही लगता है, वो ये है कि जो भी ग्रोइंग पावर होता है उसको बड़ा सा ऑपरेटिंग स्पेस चाहिए। वो एक्सपैंड कर रहा है, उसके एक्सपेंशन है, और वो पावर ऐसी हर जगह में रहना चाहता है जहां पे अगर कोई इवेंट स्टार्ट होती है, कोई इंसिडेंट स्टार्ट होता है, तो चाइना शुड बी एबल टू इन्फ्लुएंस सच इवेंट्स इन इट्स ओन फेवर, अपने नेशनल इंटरेस्ट के फेवर में करे। ये तभी पॉसिबल है जब वहां प्रेजेंट रहे। तो इसलिए वो ऐसी हर जगह पे प्रेजेंट रहना चाहता है जहां उसे लगता है कि इंसिडेंट होगा, और इंसिडेंट होने के वजह से अगर वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो उसका इंटरेस्ट में हार्म आएगा। इसलिए वो गल्फ ऑफ एडन के बाहर है, वो साउथ पैसिफिक आइलैंड में है, पैसिफिक में है, वो मॉरिशस तक जा रहा है, और हर जगह उसके जहाज जाने के लिए तैयार हैं। तो चाइना का ये मेन इंटरेस्ट है जो अनस्टेटेड है, वो मैंने आपको अभी बताया। फुटप्रिंट हर जगह रहना चाहिए, हर जगह रहना चाहिए कि अगर कुछ इंसिडेंट हो तो उस इंसिडेंट को अपने इन्फ्लुएंस के अंदर कैसे कमांड में ले ले, जिससे कि अपना इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट उसका सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे। उन्होंने बोला है कि, और ये उन्होंने अपने नेशनल डिफेंस व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ ओवरसीज इंटरेस्ट्स, ऑब्वियसली, और ओवरसीज इंटरेस्ट में 3 चीजें बोली हैं: चाइनीज ऑर्गेनाइजेशंस, चाइनीज पर्सनल एंड चाइनीज इंस्टीट्यूशंस। तो ये अगर उन्होंने की ऑफिशियल स्टेटेड पोजीशन है, तो ये इसको इंप्लीमेंट करने के लिए उनको चाइनीज नेवी की जरूरत है इंडियन ओशन में आने की, बड़े स्तर पे। So they are the fastest expanding navy abhi. They are the largest navy in the world today in terms of number of ships. अब जहाज की कैपेबिलिटीज के हिसाब से उतनी कैपेबल नहीं है जितने कि अमेरिका के पहले जहाज और पनडुब्बियां हैं। तो कैपेबिलिटी के हिसाब से अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है, और कैपेबिलिटी के हिसाब से चाइना सेकंड नंबर पे है। लेकिन नंबर ऑफ शिप्स और टोटल टनेज वाइज चाइना आज
के कितने ships? डेट में उनके ऊपर का पास कम से कम 450 जहाज हैं, और जो मेन जहाज हैं जिनको हम बोलते हैं कि जहाज समुद्र में कहीं भी जा सकते हैं, ब्लू वाटर फ्लीट बोलते हैं जिसको, ओके वो ब्लू वाटर फ्लीट या फार सीज फोर्सेस, हाँ उनको 330 के ऊपर हैं, और इतने और अमेरिका के पास 289 290 के पास है, हमारे पास 140 के कुछ आसपास। तो इसका मतलब हम अपनी रीच को कम करके ही चल रहे हैं अभी। हमने अपने मैरीटाइम एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, जैसा मैंने बोला, को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ओके प्राइमरी मैरीटाइम एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड सेकेंडरी मैरीटाइम एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है हमारा पहला फोकस प्राइमरी एरियाज ऑफ मैरीटाइम इंटरेस्ट है, जो इंडियन ओशन है। हमारी जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है नेवी की और कोस्ट गार्ड की भी मिला लेंगे, क्योंकि मैरीटाइम लॉ एंड ऑर्डर में वो भी आता है, वो सफिशिएंट है हमारे प्राइमरी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट को सेफ रखने पावर में। प्रोजेक्ट बाहर नहीं करते पावर, हाँ, क्योंकि हमारा शुरू से ही, हमारे देश का हाँ। शुरू से ही एक डिफेंसिव माइंडसेट रहा है। हाँ। हम कहीं बाहर हेजेमनी नहीं चाहते हैं, हम किसी का कोई जगह कब्जा नहीं करना चाहते हैं, हमारा एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट नहीं है। क्यों नहीं है? ये शुरू से स्टेटेड पोजीशन है, जब से हमारी इंडिपेंडेंस है। स्टेटेड पोजीशन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं है, मतलब नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हम हमारा डीएनए ही वैसा है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी और की, इस वजह से हमारे कोई भी बेस कहीं पर नहीं है। नहीं सर, मैं हमारा सिर्फ एक ही बेस है हाँ। भूटान में, क्योंकि हमने भूटान को पूरी गारंटी दी हुई है हाँ। कि आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। हाँ। और इस वजह से जब डोकलाम का इंसिडेंट हुआ था 2017 में, तो हम भूटान के साथ खड़े हुए थे। चोलास भी तो इंडिया के थे। हाँ, चोलास भी तो इंडिया के थे। हाँ, वो हिस्टोरिकल वो नैरेटिव बदल चुका है। नहीं, बट मतलब जो यंग लोग हैं, जो जैसे सोचते हैं, हाँ। बच्चे हैं ना सर, हमें ये लगता है कि ठीक है, जो डॉक्ट्रिन्स बनी थी वो एक टाइम में सही बनी थी, कि जब तक आप $1 ट्रिलियन पे हो, $2 ट्रिलियन पे हो। आपको क्या लगता है कि एज वी ग्रो, क्या हमारी ये जो माइंडसेट है ये चेंज होना जरूरी है, और क्या ये चेंज होगी? तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रॉक्सिमेट एरिया, जो प्राइमरी एरिया ऑफ मैरीटाइम इंटरेस्ट है, उसको पूरी तरह से सिक्योर नहीं कर लेते हैं, तब तक हम एक्चुअली उस पोजीशन में नहीं हैं। हमारे 10-15 साल पहले हमारे नेवी के चीफ होते थे एडमिरल मेहता जी, उन्होंने बोला था, किसी ने पूछा था कि आप साउथ चाइना सी में जाके क्यों नहीं साउथ चाइना सी नहीं, हाँ, ऑपरेट करते हैं। आज क्या हम उस, मतलब मेरा वो क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि नॉट गोइंग टू एनी अदर ओशन, बट इंडियन ओशन रीजन में हमारी डोमिनेटिंग पावर है। हाँ, चाइना एक्सपैंड कर रहा है। क्वेश्चन इज कि क्या इंडिया भी अपना फुटप्रिंट, स्ट्रॉन्ग होल्ड इन कंट्रीज, इन रीजन्स, इन आइलैंड्स, वो बढ़ा रहा है सिर्फ इंडियन ओशन में? हाँ, लेकिन हमारी ये चेकबुक डिप्लोमेसी नहीं चल पा रही है, या नहीं चल रही है, क्योंकि हम लोग, मतलब व्हाट इज हर्टिंग अस, मतलब क्या हमें वीक नहीं, उस तरह के हमारे पास डीप पॉकेट्स नहीं है, हम लोग इस तरह पैसा फेंक नहीं सकते हैं। हाँ। दूसरा, डेमोक्रेटिक कंट्री में पब्लिक मनी को यूज करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं। हाँ। वो प्रोसेसेस लंबे हैं और कई बार अप्रूवल नहीं होगा। चाइना जैसी कंट्री जहां, तो क्या सर इसमें पार्टी में प्राइवेट सेक्टर का रोल आता है? इधर प्राइवेट सेक्टर का रोल एज इनेबलिंग रोल आता है। हम लोग प्राइवेट सेक्टर का यूटिलाइज करते हैं, जैसे ONGC के या ऑयल इंडिया के, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते उनको, क्योंकि वो पब्लिक एंटरप्राइजेज ही हैं। टू एक्सपैंड द फुटप्रिंट, कि इंडिया एक्सपैंड द फुटप्रिंट टू इंक्लूड द सॉफ्ट पावर, एक्सपैंड द सॉफ्ट पावर एंड टू गेट देम इनटू द से इंडियन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस थ्रू द प्राइवेट पार्टीज। एब्सोल्युटली। लेकिन उसमें भी जो चाहत होती है दूसरे देशों की, वो होती है कि पहले हमें आप सब कुछ बना के दें, सारा इकोनॉमिकली हमें सपोर्ट करें, और क्योंकि उनके पास एक चाइना मॉडल है, उन्होंने देखा है, अल्टरनेट है। हाँ, और चाइना मॉडल जैसे ही आप कुछ पिच करेंगे चाइना हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, और उस मॉडल में कैश इंटेंसिव है, हम उस तरह का कैश देना नहीं चाहते हैं, और कैश इंटेंसिव है। हाँ, कैश इंटेंसिव है, बिल्कुल। नो होल्ड्स बार्ड ग्रांट्स या वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या सटीक तरीके से ये बोला जाए कि चाइना पैसे तो देता ही है, फंसाता है आपको डेट ट्रैप में, बट पॉलिटिशियंस को ही बाय आउट कर लेता है? एग्जैक्टली, मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया है। हाँ। कि वो टॉप लेवल पे पॉलिटिशियंस को जैसे भी प्रभावित करता है, हमें पता है कैसे होता है प्रभावित। श्रीलंका तो पूरा इसी में डूब गया था, क्योंकि राजापक्षे और उनके रजीम ने एक तरीके से चाइना ने उनको कंट्रोल में लिया था। हनी ट्रैप की भी बात मैंने नेपाल में पढ़ी थी कि इनके एक जो वुल्फ वॉरियर्स थे,
तो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी में कुछ हनी ट्रैपिंग थी, कुछ कैश कंपोनेंट था। कुल मिला के आपको जो अगर आप टॉप पॉलिटिशियंस ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप मेंटली स्ट्रैंगल होल्ड कर सकते हो तो देन यू कैन गेट द डील डन। मैं सोचता हूँ कि चाइना रादर देन गेटिंग इनटू इंडिविजुअल थिंग्स की हनी ट्रैपिंग किया या कोई और तरीके से किया, करप्शन में किया, उनका एक फंडामेंटल टास्क है, वो है 3 वॉरफेयर। अच्छा। 3 तरीके से वो और बोलते हैं पूरा देश और पूरे देश के सारे लोग हमेशा एट 3 काइंड्स ऑफ वॉर रहने चाहिए। अच्छा। तो वो एक्चुअल कॉम्बैट से कुछ लेना देना नहीं है। ओके। एक है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, हाँ वो तो एक है मीडिया वॉरफेयर, एक है लीगल वॉरफेयर। ठीक है, इसको बोलते हैं 3 वॉरफेयर स्ट्रेटजी। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर, नैरेटिव बिल्डिंग जो बोलते हैं, अच्छा, और लीगल वॉरफेयर। हर लीगल इंस्ट्रूमेंट को इंटरनेशनल लेवल पे इतना तोड़ मरोड़ के, चाहे वो WTO हो, चाहे वो अनक्लॉस हो, चाहे कोई भी रूल है, तोड़ मरोड़ के अपना पर्सपेक्टिव अपने लीगल फॉर्म्स के थ्रू वो लीगल वॉरफेयर में करते हैं। अच्छा। और एक झूठ को अगर वो 50 बार 60 बार 100 बार बोलते हैं तो कई देश हैं जो उनको वो मानने लगते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है सर? साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसे आप पॉलिटिशियंस की बात कर रहे थे ना, समझाइए। हाँ, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसे पॉलिटिशियंस की बात कर रहे थे आप। हाँ। अब जैसे इंडिया के केस में है, साम दाम दंड भेद की बात करते हैं, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। आप गेट द जॉब डन, आप भारतीय सेना से डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे, हाँ। आप भारतीय इंडस्ट्री से compete नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। यू विल ब्रेक द विल ऑफ द पॉलिटिशियंस टू फाइट। मोरल सुनजू जो बोलते हैं कि विनिंग विदाउट फाइटिंग। तो आप पॉलिटिशियंस को अलग अलग तरीकों से, अब उसमें आपने खुद बोला साम दाम दंड भेद में कहीं भी हनी ट्रैपिंग भी फिट हो सकता है, ये भी फिट हो सकता है। और इतना प्रेशर बनाइए आप उनके ऊपर साइकोलॉजिकली कि वो सोचें कि चाइना इतना स्ट्रांग है कि हम उनसे लड़के कहीं पार नहीं पा सकते, तो पहले हथियार डाल दें टू ब्रेक द विल ऑफ द लीडरशिप टू फाइट। ये तो लीडरशिप लेवल होगी। हाँ, तो लीडरशिप, ये पॉलिटिशियंस तो हम वी प्रिज्यूम दे आर लीडर्स। बट मेरा क्वेश्चन है कि क्या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एट द लेवल ऑफ मूवीज, मीडिया, सोशल मीडिया भी किया जाता है ताकि जो बच्चे हैं, जो ब्रीड आज बन रही है, जो स्टूडेंट्स आज देख रहे हैं, दे बी लुक अ लिटिल मीक, अ लिटिल लेस डिसाइसिव? क्योंकि अगर मैंने सिस्टमैटिकली परपेचुएट किया कि भाई यू आर समवन जिसको एक लीडर की जरूरत है, तुम लीड नहीं कर सकते, तो दे ऑल बिकम फॉलोअर्स। दैट पॉइंट इज टेकन, बट उसका काउंटर नैरेटिव उस देश को ही बनाना है जिनकी, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, हो रहा है ये होता है? नहीं, ये कई देशों में बहुत स्पीड से हो रहा है, और बांग्लादेश में ये चीजें हो रही हैं, और कई देशों में जहां चाइनीज पैसा लगा हुआ है, हाँ। वहां पर चाइना ने अपने अपने टाउन बना रखे हैं। उन टाउन में चाइनीज रहते हैं, हाँ। जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, जो सब कुछ हैं, हाँ। और इनका एक ये एजेंडा भी होता है। हाँ। कैम्बोडिया में जो बीचेस हैं, हाँ। सियानुक विले में बीचेस हैं, हाँ। वहां पे कंबोडियंस को जाना मना हो गया है। अब उनको दिखाते हैं सॉफ्ट पावर के तरीके से कि भाई अब आप अपने ही देश में आउटकास्ट हो गए हैं, क्योंकि वहाँ चाइनीज रेस्टोरेंट है, चाइनीज टूरिस्ट हैं, चाइनीज सब कुछ है, और भाई आपके पास उस तरह का पैसा नहीं है, आप मत आइए। तो ये साइकोलॉजिकल वे में करीब 20, 22, 25 साल से ये चल रहा है, और कैम्बोडियन वालों को खुद ही लगने लगा कि हम कंबोडिया में आउटसाइडर हैं, ये मैं पुअर है, हम वहाँ जा नहीं सकते, रिच एरियाज। ये उनके ऊपर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इन एडिशन टू फिजिकल कैप्चर ये किया गया है। इसीलिए लाओस, कैम्बोडिया, जो किस कंट्री में मोस्टली, मतलब कुछ नाम? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, आसियान कंट्रीज में, आसियान क्यों अलग अलग खेमों में बट गया है, खासकर साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स पे, क्योंकि ये जो कैम्बोडिया और लाओस और ये जो 2-3 कंट्री हैं, ये उनके खेमे में टोटली जा चुके हैं, और इनको उस तरीके से ब्रेन वॉश किया है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक पार्ट है, और दूसरा साम दाम दंड भेद, पैसे, और तीसरा फियर ऑफ पनिशमेंट, वी विल ब्लॉक योर ट्रेड, क्योंकि इन सब का ट्रेड सारे आसियान कंट्री क्या है, इंडिया का भी लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर आज की डेट में चाइना ही है। और चाइना ने यही सोचा था कि इंडिया का हम थोड़ा पार्ट लद्दाख में ले लेंगे, और ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि $125 बिलियन का ट्रेड, जिसमें से 80% का 4/5 उनके फेवर में है ट्रेड,
तो Deficit है, बहुत इंडिया विल ज्यादा। हैव टू एक्सेप्ट इट एट सर्टेन लेवल। at any cost हाँ। वो मान ही जाएंगे। अब वो अलग चीज है कि इंडियंस आर वेरी नेशनलिस्ट, बहुत पेट्रियोटिक आदमी हैं, हाँ और उनको जो वहाँ की फौज थी इतना गुस्सा आया हाँ। कि उन्होंने ऐसा काम कर दिया, Give them a bloody nose, हाँ, हाँ। ऐसा काम कर दिया हाँ। जो शायद हमारे लीडर्स हाँ। तक आता अगर डिसीजन लेने के लिए, तो शायद नहीं करते। तो थोड़ा उनको भी समझ आया, they also understood कि हाँ, इन रेट्रोस्पेक्ट नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। हाँ, अब चाइना को कम से कम 4 बार सोचना पड़ेगा इस तरह का कि again to come करने से पहले कम से कम 4 बार सोचेंगे, क्योंकि सिर्फ इंडिया ने ही आपने उनके- टॉपिक उठाया इसलिए मैं पूछूंगा। हाँ। In such a scenario, I'm sure Indian Navy will do something. इंडियन नेवी का एक हमारे एक बहुत बड़े नेवी के वो क्या बोलते हैं, सोचने वाले हैं, थिंकर, हाँ। एडमिरल राजा मेनन। Okay. एडमिरल राजा मेनन ने बोला कि गलवान के बाद इंडिया के पास चाइना के विरुद्ध और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। हम लोग वी विल बी रिड्यूस टू अ टैक्टिकल इंफीरियोरिटी विद रिगार्ड टू चाइना बिकॉज ऑफ द लैंड बॉर्डर इश्यूज, बट unless we find some other option to balance, and that balance lies in maritime domain. इस वजह से इंडियन ओशन becomes very important। जो स्लॉट सिक्योरिटी चाइना जो जिसके बारे में डर रहा है, उस स्लॉट सिक्योरिटी को इनसिक्योरिटी में तब्दील करने के लिए। You are hinting about Malacca. नॉट मलाका। मलाका तो आप तब पहुंचेंगे जब पूरा इंडियन ओशन क्रॉस करेंगे आप। Okay. कहीं भी Anyway. along the point इंट्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि हाँ। आज के डेट में हाँ। जैसे ही कोई चाइनीज जहाज हाँ। मलाका स्ट्रेट क्रॉस करके इंडियन ओशन में आता है, इंडियन नेवी की नजर पूरे वक्त उस पर रहती है, कंटिन्यूअस। वो गल्फ ऑफ एडन में जाता है, मलाका स्ट्रेट से लेके कहीं भी जाता है इंडियन, हम मॉनिटर करके भेज रहे हैं इधर से उधर। मॉनिटर हर वक्त मॉनिटरिंग होती है, तो उसको मालूम है कि ये भारत की निगाह में है। तो ये निगाह हमने सिर्फ चाइना के लिए रखी है या कोई भी इंडियन ओशन से जाता है तो हम बहुत कड़ी? नहीं, ये हमने चाइना Special? और पाकिस्तान के लिए रखी हुई है। अच्छा। पाकिस्तान के जहाज कभी कभी इंडोनेशिया और इधर जाते हैं, ये भी ट्राई करते पाकिस्तान के जहाज चाइना भी जाते हैं। अच्छा। और जब मलाका स्टेट तक हम लोग ट्रैक करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि whatever happens in border, अगर उसका बैलेंसिंग एक्ट करना है तो मैरीटाइम डोमेन में, इंडियन ओशन में करना ये है। मैरीटाइम डोमेन में आप मलक्का तक रुक रहे हैं या मलक्का से साउथ चाइना सी की भी बात कह रहे हैं? वो हमारा सेकेंडरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वहाँ हमारे को अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको ही प्रोटेक्ट करना है। हमें अपना पावर प्रोजेक्शन उस तरफ नहीं करना है, क्योंकि हमने अभी तक प्राइमरी एरियाज ऑफ मैरीटाइम इंटरेस्ट में ही फोकस किया हुआ है। ओके, सो पॉइंट दैट, क्योंकि आप बहुत सैटेलिटीज में बात करते हैं तो मैं इसलिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या हम ये कह रहे हैं कि चाइना का टू एंड फ्रो जो गुड्स ट्रेड हो रहा है, टू एंड फ्रो आ रहा है, हम उसे हिट डायरेक्टली कर सकते हैं? वी कैन चोक देयर इकोनॉमी फॉर डेज इफ समथिंग हैपेंस along the borders, or are you saying that it will be a naval game? ऐसा होता है, जो बड़े देश होते हैं हाँ। उनको चोक करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में बोला था, छोटा सा कोस्ट लाइन है, ओके, लेकिन बोलते हैं हम इंडियन ओशन के जो भी है, बात ठीक है, चोक कर सकते हैं। हाँ। बड़ा देश है, उनकी खुद की कोस्ट लाइन 14,000 बिल्कुल किलोमीटर लंबी है, ठीक है, और उनके कई देश उनके सपोर्ट में है। साउथ चाइना सी एरिया उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, और वो इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़ा देश के पास बड़ा रिजर्व भी होता है। चाइना ने ये एनर्जी सिक्योरिटी को थ्रेट को देखते हुए उन्होंने अपने कंट्री में पेट्रोलियम रिजर्व्स रख रखे हैं। कितने दिन के? उन्होंने, सुनने में आया कि 60 से लेके 120 दिन का, 3 से 4 महीने का, कोई भी 2 से 4 महीने का। इतना बड़ा वॉर तो कोई लड़ता नहीं है। हाँ, ठीक है। हाँ। अब वो ये चीज भी एक एक्चुअली झूठी साबित हो रही है, क्योंकि 4 साल से वो यूक्रेन, लेकिन वो चीज अलग है। कहने का मतलब है कि इन देशों ने हमारा अपना देश भी ऐसे कुछ कर रहा है। हाँ। कुछ 74 मैं कल रात को ही चेक कर रहा था मैं, क्योंकि वो युद्ध हो रहा है ना, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही थी। मैं इसलिए ये क्वेश्चन पे ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने जब भी पढ़ा इसके बारे में तो सर हमेशा है कि मलक्का डिलेमा, मलक्का चोक पॉइंट। तो चोक पॉइंट मतलब क्या?
क्या हम उसे ब्लॉक करते हैं या हम चाइना को हम- डिनाई करते हैं वहां से? हम ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि वो मलाका Global- किसी और कंट्री के कंट्रोल में है, ओके। और वो इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल स्टेट। वो वाली है। किताब हाँ। एक बार दिखाइए सर। हाँ, ये वाली। हाँ, ये वाली दिखाइए सर। इसमें पूरी अंडमान, और आप यू वर इन अंडमान, तो मेरा ये, तो सर यू वर इन अंडमान, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या अंडमान के पास वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि आप मलक्का में चाइना को डिनाई कर दे? मलाका सिंगापुर के पास है, उतनी दूर तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जो जहाज मलाका स्ट्रेट की तरफ जा रहे हैं, ओके वो 6 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल से पास होते हैं। ओके 6 डिग्री चैनल हमारे जो आखिरी आइलैंड है, जो हमारा हाँ। दी ग्रेट निकोबार आइलैंड, ओके वो एकदम उसके साउथ से निकलती है। ओके अगर ग्रेट निकोबार आइलैंड के साउथ में, हाँ। जहां पर हमारा कैम्बल बे है, जहां इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, हाँ। अगर वहां पर हमारे पास कैपेबिलिटी है, हाँ। तो हम उनको मलाका स्ट्रेट की तरफ जाने नहीं देंगे। क्या कैपेबिलिटी मतलब? हम उनको इंटरडिक्ट कर सकते हैं, हमारे सबमरीन उनको वर्स्ट केस में सिंक कर सकते हैं। कर सकते हैं। हम उनको जैसे अरेस्ट करते हैं ना, हाँ। कमांडियर बोलते हैं, अच्छा। कमांडियर करके हम उनको पोर्ट ब्लेयर ले जा सकते हैं। बहुत सारे हैं। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि अरेस्ट करना। हाँ, डिटेन, इसको बोलेंगे कमांडियर। कमांडियर। हाँ, ओके, दिस इज अ नेवल टर्म। हाँ, ओके। एंड देन यू आर सेइंग सिंक, मतलब हिट कर देना, खत्म, वो वर्स्ट केस में। वर्स्ट केस। और तीसरा क्या बोला था आपने? इंटरडिक्ट करते हैं। इंटरडिक्ट, हाँ, इसका मतलब इंटरडिक्ट आप कैपेसिटी दिखाते हैं कि हम आपको किधर मत रोक आओ, सकते हैं यहाँ यू डोंट कम हाँ। बियॉन्ड। ओके, ये हम वो लक्ष्मण इंटरनेशनल रेखा। वो इंटरनेशनल स्ट्रेट नहीं है, हाँ हाँ वो ओपन से ही है, हाँ, लेकिन हाँ। 6 डिग्री चैनल है। चैनल बोलते हैं क्योंकि सारे जहाज वहीं से पास होते हैं। इंटरनेशनल सी लेन है। हाँ, हाँ। हम उसको फिजिकली ब्लॉक कर सकते हैं, और कोई जहाज जा सकता है, कोई जहाज जा नहीं सकता है, हाँ। वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो 6 डिग्री चैनल है, और अंडमान जो मेन आइलैंड्स हैं और निकोबार मेन आइलैंड्स हैं, उनके बीच में 10 डिग्री चैनल है। ये दोनों चैनल से ही 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 यूपीएससी डिग्री में और पूछते 6 रहते सर, डिग्री, ये हाँ। बार बार पूछते रहते हैं। अच्छा, तो फिर मेरे पास सर 2 थ्योरी थी। एक थ्योरी जो मैंने पढ़ी थी किताबों में, कि चाइना इंडिया को स्ट्रैंगल होल्ड कर रहा है, चाइना इंडिया के चारों तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है। दूसरी चीज जो मैंने चाइना के पर्सपेक्टिव से देखी, कि चाइना को चारों तरफ से चोक अमेरिका कर रहा है। तो ये जो वन बेल्ट वन रोड है, इसके मेरे को 2 मतलब रीजन समझ आए। एक रीजन तो उनका सेल्फ इंटरेस्ट का रीजन है, जो आपने बोला कि टू एक्सपैंड एनीवेयर पॉसिबल, और दूसरा कि टू हैव अ काउंटर रूट, मल्टीपल काउंटर रूट्स, चाहे वो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर से बे ऑफ बंगाल में एंटर करना, चाहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से सीधा अरेबियन सी में एंटर करना। हाँ, तो एक तो ये है कि भाई मुझे अपने हान चाइनीज कोस्टल, अगर कभी चाइना को इन्होंने परेशान किया तो उस एरिया के अलावा मेरे पास कुछ ऑल्टरनेट होना चाहिए। एक दूसरा जो पर्सपेक्टिव जो इंडिया में मैंने बहुत बार सर इसके ऊपर आंसर्स भी लिखे, वो ये था कि ये सिर्फ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंडियन ओशन रीजन में इंडिया को कंटेन करने के लिए हो रहा है। तो इसका क्या मतलब? एक्चुअली हम लोगों ने चाइनीज के साथ भी काफी इंटरेक्ट किया है, खासकर जब हमारे रिलेशन थोड़े ठीक थे। अच्छा, ठीक थे। मैं खुद गया हूँ 4-5 सिटीज में, बीजिंग में, शंघाई में, हाइनान में, और हर वक्त हमें ये लगा कि इंडिया को चाइना डायरेक्टली एनकम्पस नहीं करना चाहता है, सराउंड नहीं करना चाहता है। उनकी मेन फोकस अमेरिका की तरफ है। अब उनकी मेन फोकस अमेरिका की तरफ है, तो उस लेवल तक वो अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, मैरीटाइम डोमेन में, इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हर चीज में। हाँ, वो हमें कॉम्पिटिटर नहीं मानते। अगर उनके साथ उन्होंने बोला है कि 2035 तक रेडी रहना है, हमारी फौजें रेडी हो जाएंगी, और 2050 तक वी शुड बी एबल टू टेक ऑन दी अल्टीमेट सुपर पावर 2049, क्योंकि 49 में उनका वो 100 ईयर्स का वो होने वाला है, सेंटिनरी। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज बोली है कि अगर 2049 तक ये करना है तो हम अमेरिका को लड़ने में सक्षम होंगे। इसके लिए अगर वो इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं तो उनको इंडियन ओशन में भी इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, क्योंकि अमेरिका में भी इंडियन ओशन में काफी इन्फ्लुएंस है अमेरिका का, और इस वजह से वो आ रहे हैं सब तरफ। तो अगर बोला जाए कि वो हमें सराउंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम सराउंड हो रहे हैं, ये सही है। ये सही है।
ये चीज है। और हमारे जो रणनीतिकार हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे डिप्लोमेसी हो, हमेशा हमने बोला है कि हमारा जो प्लान्ड एक्सपेंशन है, हमारी कैपेबिलिटी एक्सपेंशन है, इट इज नॉट चाइना सेंट्रिक। हम एक्सपेंड हो रहे हैं, अब हम एक्सपेंड हो रहे हैं। अगर चाइना इंडियन ओशन में आना चाहता है तो भाई हम एक्सपेंड हो रहे हैं और वो आने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। हाँ, फ्रिक्शन होगा। ये है, हमने कभी नहीं बोला कि हम चाइना को बैलेंस करने के लिए हम अपनी फौजें बढ़ा रहे हैं या अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ओके, सो इंडिया इज नॉट चाइना सेंट्रिक। एग्जैक्टली, इंडिया इज नेशनल इंटरेस्ट सेंट्रिक। National interest centric, absolutely, sir. China is expanding so that it can challenge US. Yes, by middle of the century 2049 2040 at global stage, और इंडियन ओशन भी उसमें आ जाता है। in this particular scenario, आपको क्या लगता है कि सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में how many aircraft carriers, nuclear submarines, given that आपके पास budgetary constraint नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ा, अगर मैं देखता हूँ सर, इकोनॉमी वाइज में जाता हूँ तो फिस्कल डेफिसिट देखता हूँ तो वो एक अलग परेशानी आती है ना। वी लुक एट द बजट, सब सब्सिडी, बड़े बड़े बजट्स, एंड देयर आर रेवेन्यू उस हिसाब से बाइंड नहीं है। तो माय क्वेश्चन इज कि गिवन दैट मान लीजिए है ही नहीं, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट है ही नहीं, तो इन व्हाट डायरेक्शन, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन इंडिया शुड मूव? क्या हम खुद क्रिएट करेंगे? व्हाट वी शुड बाय आउट? क्योंकि इंडियन नेवी तो मोस्टली सर इंडिजिनस चल रही है। इट्स इंडियन नेवी का 8वां फ्रिगेट, एक जो फ्रिगेट है, वो कुछ दिन में कमीशन होने वाला है रशिया में। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि हमने नहीं लिए हुए हैं और हम नहीं ले रहे हैं। हाँ। हमारे सारे जो न्यूक्लियर सबमरीन हैं, हाँ। अटैक सबमरीन, हाँ। हम लीज पे लेते थे, रशिया से लेते थे। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर हमने रशिया से लिया है, विक्रमादित्य। हाँ। अब हमने विक्रांत बनाया है। हाँ। लेकिन हर जहाज को बनाने में 3 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ओके। एक होता है टू मूव, एक होता है पहले फ्लोट, देन मूव, देन फाइट। फ्लोट और मूव में है तो हम इंडिजिनस हो गए। ओके। फाइट के लिए जो वेपन सिस्टम्स हैं, अभी हमारे पास उतनी उच्च टेक्निक नहीं है कि हम अपने सारे वेपन बना लें। ठीक है, एक ब्रह्मोस एक सक्सेस स्टोरी है, लेकिन ब्रह्मोस में अगेन रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि थर्ड पार्ट में हम अभी भी आत्मनिर्भरता से काफी दूर हैं, और उस वजह से हमें बाहर के देशों की मदद चाहिए होती है, पर्टिकुलरली रशिया। जब तक ये सिचुएशन रहेगी, जब तक हम लोग दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे, हम लोग एक्चुअली पावर प्रोजेक्ट उस तरीके से नहीं कर सकते कि भाई इतने जहाज बना लो, इतनी पनडुब्बियां बना लो, इतना बना लो, और फिर हम वी प्लान टू डू थिंग्स एट ग्लोबल स्टेज। वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे ज्यादा आज इंडियन नेवी का अगर अपार्ट फ्रॉम इंडिया किसी और पे डोमिनेंस है तो वो रशिया। हाँ, अभी भी है, टेक्नोलॉजिकली, वेपन वाइज। हाँ, अभी भी है, वेपन सिस्टम्स। ओके। हमने कई चीजें इजराइल से ली हैं, कई चीजें अमेरिका से ले रहे हैं, लेकिन प्रिडोमिनेंटली जो मेन वेपन और प्लेटफॉर्म सपोर्ट है आज भी रशिया से ही है। रशिया से ही है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, जैसे अमेरिका 10-11 एयरक्राफ्ट कैरियर, तो भारत किस डायरेक्शन में जा रहा है? हमें ये समझना होगा कि जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और उनका जो कंसेप्ट है और हमारे और किसी भी देश के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनमें बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। कैसे? उनके एयरक्राफ्ट कैरियर एक्चुअल पावर प्रोजेक्ट करने के लिए सक्षम है। मतलब उनके पास वो दे कैन टेक द बैटल टू लैंड। ओके। आप लैंड पे अटैक कर सकते हैं। उनके हवाई जहाज इतने हैं, उनके पास उस जहाज पे रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट हैं जो 7, 8, 10 घंटे पूरा एरिया, ISR बोलते हैं, पूरा इंटेलिजेंस और सर्विलेंस रख सकते हैं। उसके हिसाब से अटैक को डायरेक्ट कर सकते हैं। जो इंडिया के कैरियर हैं, चाइना के कैरियर हैं और किसी के कैरियर हैं, वो दे आर कॉल्ड एयर डिफेंस कैरियर्स। एयर डिफेंस, वो सिर्फ अपनी फ्लीट को, छोटे कैरियर हैं, कम कैपेसिटी है, उनके हवाई जहाज थोड़ी दूर तक ही उड़ सकते हैं, उनके पास सर्विलेंस के लिए बड़ा जहाज नहीं है, वो सिर्फ अपनी फ्लीट को एयर डिफेंस दे सकते हैं। आपके पास जहाज गए, जहाज दुश्मन के टेरिटरी के बाहर गए, पास गए, ये कह रहे हैं वो हिट करने के लिए नहीं है, वो
प्राइमरी रोल हिट करने के लिए नहीं है। वंस इन अ वाइल आप बोलो 2-3 मिसाइल लगा के आ जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, दे आर, उनका प्राइमरी रोल पावर प्रोजेक्शन अश्योर है। वो कि वॉर मतलब को ले जा सकते हैं किसी तुम्हारे घर पे। हाँ, तुम्हारे घर पे जाके अटैक। हमारे जो कैरियर हैं वो दे आर कॉल्ड एयर डिफेंस कैरियर्स। हम अपने फोर्स की प्राइमरी रोल है, हमारे फोर्स की सुरक्षा कर सकते हैं या अच्छा। करते हैं। और वंस इन अ वाइल इनोवेटिव अप्रोच में आप कुछ अटैक कर सकते हैं, लेकिन ना एयरक्राफ्ट कैरियर के पास उतनी रेंज, ना एयरक्राफ्ट में उतनी रेंज है। हाँ। और जाएगा भी तो जाएगा कहाँ, हमारे पास उतनी सर्वेलेंस का उतना साधन नहीं है कि हम 400 मील 500 मील आगे देख सकें। ये चीजें हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये हमें समझना होगा। और चाइना जो अपने नहीं, कैरियर, मतलब इसको आप थोड़ा स्टैटिस्टिकली बताइए, क्योंकि आपने कहा कि अमेरिका का तो पावर प्रोजेक्शन बहुत हैवी है, वो सब जानते हैं। हाँ, बट मेरा पॉइंट ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिफेंसिव रोल के लिए बने हैं, तो फिर हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को की पूरी फ्लीट को पाकिस्तान की तरफ क्यों भेजेंगे? पहले हमारी फौज जाएगी उस फौज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हमारी फौज मतलब नेवी, हाँ। जो नेवी के बाकी के जहाज हैं, अगर हाँ, वो तो चाइना के कोस्ट के पास जाते हैं, एक बार वो बताइए ना, क्या क्या मतलब व्हाट। अगर हमारे नेवी के फ्लीट के डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट, सबसे पहले कौन जाते हैं यूजुअली? हु एंटर्स, लाइक जैसे आपने बोला ना, पहले हमारे जवान जाएंगे। सबसे पहले हाँ। अगर आपको सेफली कोई चीज करनी है तो आपको फेवरेबल एयर सिचुएशन चाहिए। ओके। तो पहले आप जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे संदूर में हुआ था, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो अटैकिंग फोर्स है वो जाएगी ओके। आगे। हाँ। इन नेवी के केस में हाँ। आप यही करना चाहते हैं, हाँ। तो अगर आपको अपनी जो मेन जहाज हैं, फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर हैं, हाँ। उनको एक रेंज तक भेजना है, हाँ। तो उनके ऊपर जो एयर अम्ब्रेला है, हाँ। वो सेफ होना चाहिए। ओके। उसकी सेफ्टी गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के कोस्ट के पास जा रहे हैं तो पाकिस्तान के शोर से जो एयरक्राफ्ट उड़ेंगे वो इन जहाजों को नुकसान पहुंचा सकते डाउन हैं। कर सकते हैं। वो जो जहाज हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो पीछे है, हाँ। उसके जहाज उनसे लड़ेंगे, उनसे जो भी करेंगे, हाँ। उनके लिए एयर तो डिफेंस एयर टू एयर आपका यस, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लीट एयर डिफेंस कैरियर्स। अच्छा। ठीक है। अब वहां पहुंच गए, एक बार एयर सुपीरियरिटी आ गई, उसके बाद आप एयरक्राफ्ट को मिसाइल लगा के, लैंड वाले मिसाइल लगा के आप भेजिए। वो इनोवेटिव अप्रोच है। दैट इज नॉट इट्स प्राइमरी रोल। प्राइमरी रोल की बात कर रहे हैं हम लोग। और फिर द नेवल, जो आपने वॉरशिप बोली, डिस्ट्रॉयर्स बोला, हाँ। तो डिस्ट्रॉयर्स विल आल्सो पाउंड द। हाँ, उनके पास फिर वो मिसाइल हैं जो उनको पाउंड कर सकें, क्योंकि अगर नेवी शिप्स बाय डिजाइन आर वेरी वेरी स्लो मूविंग ओके। कंपेयर टू से एयरक्राफ्ट्स, हाँ 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 हाँ। तो वो घुस नहीं पाएंगे और भाग भी नहीं पाएंगे। उसके हाँ। लिए जैसे मैं बोला, फेवरेबल एयर सिचुएशन चाहिए। और डिस्टेंस से वो हिट करते हैं। हाँ, तो वो अगर सपोज ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 295 किलोमीटर है, 295 किलोमीटर तक जाना है, लेकिन अगर उनका एयरक्राफ्ट 295 किलोमीटर पहले आगे अटैक कर रहा है, तो आपको 295 किलोमीटर के एरिया का एयर सिचुएशन क्लियर रखना पड़ेगा, साफ रखना पड़ेगा। साफ रखना पड़ेगा। ये है। तो कैरियर जाता है, अपने एयरक्राफ्ट भेजता है, जगह क्लियर करता है और वापस आता है। ओके। तभी उनको चाहिए, समुद्र चाहिए पीछे। अगर कंस्ट्रिक्टेड स्पेस में एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑपरेशन वायबल नहीं होता है। वायबल नहीं होता, उनको थोड़ा खुला एरिया चाहिए, जिससे कि कर सके और भाग सके आगे पीछे। इट्स कॉल्ड डिफेंस इन डेप्थ। और आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि इनकी डिस्प्लेसमेंट कम है, तो आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते, या नहीं, अब डिस्प्लेसमेंट कम है, इसका मतलब छोटा कैरियर है। हाँ। उस पे आप उतने सफिशिएंट हवाई जहाज ही नहीं रख सकते, बड़े विंग स्पैन के जहाज नहीं रख सकते हैं। अच्छा। अब हमारे कैरियर में मैं ऐसे हाइपोथेटिकल फिगर दे रहा हूं कि से 24 फाइटर हैं। अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर में अप टू 100 फाइटर होते हैं, और बॉम्बर भी होते हैं, और जो हैवी एयरक्राफ्ट होते हैं, सर्विलेंस वाले, सर्च वाले, हाँ, वो भी होते हैं। हम अवैक्स का फंक्शन किससे कराते हैं? हेलीकॉप्टर से, क्योंकि हमारे पास उतना बड़ा जहाज नहीं है जिसके ऊपर इतना बड़ा हवाई जहाज रहे या उड़ सके या वापस लैंड हो सके। अब हेलीकॉप्टर की रेंज तो, और आपको पता, इसलिए वो फ्लीट एयर डिफेंस, लिमिटेड सर्विलेंस, लिमिटेड सर्च एंड लिमिटेड अटैक कैपेबिलिटीज। So that is the bottom. अच्छा, what about the nuclear submarines? उसका क्या गेम है?
जैसे एक अटैक सबमरीन्स मैंने एक पढ़ रहा था मैं, और एक दूसरा आपका सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल वाले, देयर वर टू वेरिएंट्स। क्या है किसका डिफरेंस एक बार तीन तरह के, एक्चुअली दो ही तरह के सबमरीन होते हैं, वो उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है प्रोपल्शन के हिसाब से। ठीक है। तो एक होता है डीजल प्रोपल्शन, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोपल्शन, डीजल इलेक्ट्रिक, हाँ, कन्वेंशनल सबमरीन बोलते हैं। हाँ जी। दूसरे न्यूक्लियर प्रोपेल्ड होते हैं। सबमरीन। अब न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन में दो टाइप के सबमरीन होते हैं जी। एक होते हैं न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन विद मिसाइल्स। हाँ, एसएलबीएम। नो नॉट एसएलबीएम्स, एसएलसीएम्स, सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स। अच्छा, क्रूज मिसाइल। तो बहुत सारे क्रूज मिसाइल होते हैं। अभी जो टोमाहॉक, अभी जो अटैक किया था वो टी-लैम जो बोला ना, वो सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है। हाँ हाँ। और 30 टोमाहॉक मिसाइल मारे। हाँ, तो आप एक बैलिस्टिक मिसाइल की जगह 6 या 8 क्रूज मिसाइल ले जा सकते हैं। ओके। तो कई न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल कैरिंग सबमरीन्स को अमेरिका ने कन्वर्ट कर दिया है टू कैरी दी क्रूज मिसाइल्स। ओके, क्योंकि अलग अलग रोल होते हैं। अब जो ये क्रूज मिसाइल ले जाते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। ओके। और जो बैलिस्टिक मिसाइल ले जाते हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियर अटैक बैलिस्टिक मिसाइल कैरिंग सबमरीन। अच्छा। अब बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 3000 भी हो सकती है, 7000 भी हो सकती है, 12,000 भी हो सकती है। अमेरिकन के पास लॉन्ग रेंज वाले हैं, ठीक है। हमारे पास हमारी मैक्स रेंज क्या है? हमारे 2 वर्जन थे। जो पहला बोला था कि वो छोटा मिसाइल है, उसकी 750 किलोमीटर बोल रहे थे। अगले वाले की शायद 1200 किलोमीटर बोल रहे हैं या 1800 किलोमीटर बोल रहे हैं। तो ये चीज एग्जैक्ट रेंज तो जो ऑपरेट कर रहे हैं उन्हीं को पता होगा, लेकिन ये चीजें सुनने में आ रही हैं। बल्कि 750 किलोमीटर का यही था कि भाई अगर आपने बैलिस्टिक मिसाइल इतनी कम रेंज का बनाना है तो फायदा क्या है। पाकिस्तान तो 750 किलोमीटर का एक दायरा खींच लेगा और वहां पे बिठा देगा अपनी फौज। आपका सबमरीन पहुंच ही नहीं सकता पास में, थोड़ा दूर होना चाहिए ना फ्रॉम अ डिस्टेंस। उसको स्ट्रेटेजिक, इसीलिए सेकंड स्ट्राइक ऑप्शन बोला जाता है। सेकंड स्ट्राइक उसका कोई तोड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर उसका तोड़ है तो सेकंड स्ट्राइक ऑप्शन काहे का हुआ। तो क्या तोड़ आपने बताया इसका, कैसे तोड़? रेंज ही तोड़ है। आप अगर आज चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करना चाहे तो वो साउथ चाइना सी में बैठे बैठे ही उसकी मिसाइल की रेंज इतनी है कि यहाँ आ सकता है। थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है। ओके, तो आपकी रेंज होनी चाहिए उतनी। अगर आपका सबमरीन कोचीन से जाता है और पाकिस्तान अटैक करने के लिए और वो इंडियन ओशन में साउथ की तरफ चला जाता है तो फिर रेंज बढ़ती जाएगी। अब उसको अगर आना है अटैक करने के लिए 750 किलोमीटर की वजह से, तो उसको मालूम है कि अरेबियन सी में पास में आना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, वो एक आर खींच लेगा पाकिस्तान, वहीं पे अपने सबमरीन और एंटी सबमरीन फोर्स बिठा देगा और आप का जो सबमरीन का जो सेकंड स्ट्राइक ऑप्शन था वो चला जाएगा। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी खत्म हो जाए। तो यू नीड लॉन्ग रेंज विद लॉन्गर रेंज, यस, एंड लॉन्गर रेंज ऑफ द मिसाइल 4000 5000। हाँ, लॉन्गर रेंज ऑफ द मिसाइल नहीं, डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। अगर पाकिस्तान पास में ही है तो बस उतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। अगर चाइना इंडिया को अटैक करना चाहता है तो 5000 मील बहुत है। अगर चाइना यूएसए को अटैक करना चाहता है फिर उसको 8000 से ऊपर की नहीं, मतलब फॉर इंडियाज पर्सपेक्टिव वी शुड हैव 4000 5000, एटलीस्ट 3000 किलोमीटर होनी चाहिए, ताकि आप वो आर्क ना बना पाए। यू कैन नॉट कवर दैट। गॉट इट। एक सबमरीन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है अनसर्टेनिटी, कहाँ है। अगर किसी ने कैलकुलेशन करके बोल दिया कि यहीं पर हो सकता है फिर तो वो सरप्राइज चला गया। सर, यू आर अ चाइना वॉचर। अ लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी, मतलब बहुत बार, कि चाइना और इंडिया के बीच में एक वॉर इमिनेंट है। क्या इस पे आपका इमिनेंट है? मुझे नहीं लगता, मुझे पर्सनली नहीं लगता। छोटे मोटे स्कर्मिश होंगे, जैसे वो तो होता रहेगा, गलवान में हुआ होता रहेगा। हाँ, वो होता रहेगा जब तक बाउंड्री अनसेटल्ड है। हाँ। बड़ा सिचुएशन दो बड़े कंट्रीज के उस बीच में जनरली होता नहीं है ऐसा, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी काफी कोरिलेटेड हैं। चाइना ने वो गलत तरीके से समझा कि इतने ज्यादा कोरिलेटेड हो गए हैं कि इंडिया को कुछ करेगा नहीं। तो इस वजह से ऑल आउट वॉर नहीं होगा, कोई रीजन नहीं है ऑल आउट वॉर होने का। लेकिन हमारे देश को इस कंटिजेंसी के लिए तैयार होने के लिए तो कैपेबिलिटी रखनी पड़ेगी। हाँ। तो ये आप सेफ टू से दैट वी हैव टू एक्सपैंड
we have to maintain our dominance in Indian Ocean Indian region. Ocean, हाँ. But do you also suggest that we should project power outside, or हम जहाँ हैं बस उसमें ही हम dominate कर लें, it's काफी है? हम जहाँ हैं अगर उसको ही डोमिनेट कर लें तो वो काफी होगा, क्योंकि इंडियन ओशन भी कोई छोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ा है, हम बहुत gigantic, बहुत बड़ा है. हाँ. और इसलिए इंडियन नेवी ने उसमें भी प्रायोरिटी सेट की हुई है. अच्छा, जैसे टॉप प्रायोरिटी क्या है? टॉप नहीं, उसको एक नाम दिया है इन्होंने, मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट. अच्छा, मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट के तहत उनको हर उस एंट्री और एग्जिट पॉइंट के आसपास होना चाहिए, लाइक वेरियस नैरो स्ट्रेट्स या साउथ ऑफ श्रीलंका. तो वहां पे मिशन दिए जाते हैं और इन जगह को हमेशा कोई ना कोई जहाज, कोई ना कोई पनडुब्बी, कोई ना कोई एसेट रहना चाहिए. तो बाकी चीजें रैंडम. अब हम जैसे दिल्ली में हर जगह तो पुलिस वाला खड़ा नहीं कर सकते. एक मिशन बना लिया, उस वजह से एक थ्रेट परसेप्शन बना लिया, वहां पे आपने पुलिस चौकी लगा दी. इस तरीके से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं. इंडियन नेवी फिलॉसफी है मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट, जहां हम सोचते हैं कि ये रीजनल हॉटस्पॉट है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, वहां हम हमेशा अपनी फोर्स मेंटेन करके रखते हैं. तो हर जगह नहीं रखते हैं. बाकी जगह जो फोर्स है वो बोलता है कि भाई बैकअप लेके आओ, जैसे कि जरूरत पड़ी तो फिर जाते हैं. हमने अभी देखा जब येमेन वालों ने, हुतीज ने अटैक करना चालू किया रेड सी में, तो हमने अमेरिका से बोला कि आप रेड सी का, अमेरिका और जो देश थे, आप रेड सी का एरिया संभालो. ये जो पायरेट हैं जिन्हें सोच रहे हैं कि मौका मिल गया है, फौजें तो वहां लग गई हैं, वो हम एरिया संभालेंगे इस तरफ. तो हमारे पूरे इस दौरान हमारे जहाज और बहुत सारे एक्शन किए उन्होंने. एंटी पायरेसी में लगे रहे, एंटी ड्रोन उसमें लगे रहे, और हमने अपने ही कई टैंकर्स को जो हमारे देश की तरफ आ रहे थे उनको सेव किया, रेस्क्यू करते हैं. अब वो बात अलग है कि हमने थोड़े HADR और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के या बेनाइन इंटेंट के चक्कर में पाकिस्तानी जहाजों को भी हेल्प किया, सिविलियन जहाज. और कई पाकिस्तानी क्रू, बड़ा मीडिया में बड़ा उसका दूसरे देशों ने तो प्रेज किया था. पाकिस्तान से कोई बाइट नहीं आया. अच्छा, पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं बोला, थैंक यू तक नहीं बोला कभी? नहीं, वो पाकिस्तानी जो फिशरमैन या जो नाव चला रहे थे उन्होंने बोला सर्टेनली. सर लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा. सर एक एक वर्ड का, मतलब बहुत छोटे छोटे आंसर दीजिएगा. ठीक है. हाउ इंडिया इज लुकिंग एट चाइना? India looks at China as a peer competitor. How China looks at India? China looks at India, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, एशिया में एक ही टाइगर रह सकता है. तो there is this mentality. That is very clear. बिल्कुल. Okay. So मतलब competition will be there. Yes. Sir, Guardian of Ocean Bangladesh. Unrealistic formulation. Sir, Myanmar becoming a place in Bay of Bengal for US-China port rivalry, coastline rivalry. China certainly, but not US. वहां पर US का कुछ वैसा इंटरेस्ट नहीं है immediately. पोर्ट राइवलरी कोई नहीं है वहां. यही तो सेंट मार्टिन्स और वो चाह रहे हैं, मतलब they want an entry. बांग्लादेश के. हाँ, तो सेंट मार्टिन्स जो रखाइन कॉरिडोर, दे वांट एन एंट्री इन बे ऑफ बंगाल. ये अनसब्सटेंशिएटेड है बिल्कुल, मतलब क्लियरली शेख हसीना ने भी कोई इसका वो कुछ दिया नहीं, बिल्कुल अनसब्सटेंशिएटेड है. इसके ऊपर बोलने मीडिया क्रिएशन, देयर इज नो सोर्स ऑफ एनी काइंड टू बैक इट अप. So you cannot say anything about this. This is very uncertain. Yes. अच्छा. Any interest in this peninsular region of ASEAN? ये पूरा जो peninsular region है, taking entire Myanmar. इस कोस्टलाइन में 4-5 हॉटस्पॉट्स हैं. मैं आपको एक बार बताता हूँ. एक हॉटस्पॉट है सर सितवे हमारे लिए, एक है क्यूप्यू फॉर चाइना, एक है सर रखाइन कॉरिडोर. ये जगह के ऊपर फोकस अमेरिका कर रहा है. एक साउथ में पेनिनसुलर टिप में एक पोर्ट में एंट्री जस्ट की है व्लादिमीर पुतिन ने. व्हाई सो मच इंटरेस्ट इन म्यांमार? म्यांमार हमेशा से अपोज रहा है अमेरिका के. और हमेशा से चाइना इस चीज का फायदा उठाते हुए अपनी एंट्री करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन सबसे बड़ी चीज हमें समझनी है कि म्यांमार वालों ने चाइना को फ्री हैंड नहीं दिया हुआ है. इकोनॉमिक इंटरेस्ट में देते हैं थोड़ी चीजें, फिर बाद में कई प्रोजेक्ट कैंसिल भी कर देते हैं. अमेरिका
डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन इसमें किसी में नहीं है, बल्कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट समटाइम्स इसमें ज्यादा है। अच्छा, मैं बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ सर, यहाँ पे ना जो मेरी लिमिटेड रीडिंग है उसमें सर 2 साइड है। एक आंग सान सूकी का साइड है, हाँ, जो अमेरिका उसको पुश करता है, डेमोक्रेसी। ऑपोजिट साइड को चाइना, हुंता को चाइना पुश करता है। और वो दोनों यहाँ पे मतलब बेसिकली मैंने इनका पढ़ा था द डिप्लोमेट का कि दे वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम इन द बेली ऑफ चाइना। मतलब जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बम फटते ना, वैसे ही सर बेली ऑफ चाइना नीचे से एक मतलब म्यांमार इज द रॉन्ग चॉइस। अच्छा, हाँ, म्यांमार के अंदर इतना अमेरिकन की तरफ हेट है कि वो ये होने नहीं देंगे। अच्छा, तो इवन इफ मतलब म्यांमार इज रॉन्ग चॉइस फॉर अमेरिकन, अगर वो सोचते हैं वहां से। बल्कि बांग्लादेश की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर वहां रेडिकल एलिमेंट्स आती है और उनकी सरकार आती है तो फिर भी इनकी दाल नहीं गलने वाली। तालिबान पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो गया। व्हाट अबाउट सर श्रीलंका का क्या सीन है? श्रीलंका हमेशा अपने आप को प्रोजेक्ट करता है लिटिल सिस्टर, लेकिन बहुत ज्यादा बिग ब्रदर सिंड्रोम से ग्रसित है। हाँ। मालदीव्स आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। दिस वाज नाइस। हर अल्टरनेट डिस्पेंसेशन, पिछले लव इंडिया हेट इंडिया। हाँ, इससे पहले मोहम्मद मोइजू से पहले हमारे प्रो इंडिया डिस्पेंसेशन था। उससे पहले मोहम्मद नाशीद था। वाहिद आया, वाहिद प्रो चाइना था। वाहिद से पहले नाशीद थे, नाशीद प्रो इंडिया थे। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका ऊंट किस करवट बैठे। अच्छा, ठीक है। एंड सर कतर, सऊदी अरेबिया, क्या ये इंडियन ओशन रीजन में मालदीव्स के थ्रू एंटर कर रहे हैं? सऊदी अरेबिया ने बहुत सारा पैसा, जो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है मालदीव्स में, बहुत सारा पैसा ओवर लास्ट 10 इयर्स लगाया हुआ है। कतर ने भी लगाया है। इंडिया ने बोला सब लगा रहे हैं, हम भी थोड़ा लगा देते हैं। ये बहुत रिसेंट है। पिछले महीने ही हमने कुछ कमिट किया है। अच्छा, लेकिन उन सब का पैसा मिला के अगर आप देखेंगे, मैंने ये एक कैलकुलेशन स्टडी करी थी, सब पैसा मिला के भी चाइना ने जो एक बार उनको दे दिया है, अच्छा, वो सबसे ज्यादा है। ये चीज एक हिडन वे में पता नहीं चलती लोगों को। सर मुझे एक बार रैंकिंग वाइज बताइए, बिकॉज यू आर अ चाइना वॉचर। हमारे इंडियन ओशन रीजन में जहां पे इंडियन नेवी एब्सोल्युटली डोमिनेट करती है, उस रीजन में सबसे ज्यादा चाइना डिपेंडेंट कंट्री कौन है? सबसे ज्यादा चाइना डिपेंडेंट कंट्री पाकिस्तान है। पाकिस्तान हाँ। नहीं, वो बिक चुके हैं। अच्छा, गवादार और वो जो पूरा जो सीपीईसी कॉरिडोर है। हाँ। और इंटरेस्टिंगली ये चीज आपको डालनी चाहिए। हाँ। कि भाई सीपीसी कॉरिडोर की वजह से ही इंडिया ने उनकी बीआरआई प्रोजेक्ट पे साइन नहीं किया। ताला लगाया एक तरीके से। हम और तो उसके पीछे पड़े हैं। अभी बोल रहा है कि हम अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों का नाम बदल रहे हैं। वो कार्टोग्राफिक अग्रेशन कर। हाँ, कार्टोग्राफिक। तो हमने बोला है कि एटलीस्ट मैंने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है। हाँ। कि हम सीपीईसी का नाम ही बदल देंगे। हाँ। हम बोलेंगे चाइना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाँ। तो ये चीज फ्लोट होनी चाहिए हमारे नैरेटिव में कि ये सीपीईसी सो कॉल्ड सीपीईसी नहीं है। वीक है सर। मैं नैरेटिव सीपीओकेईसी होना चाहिए, और ये मैंने रिटर्न में रखा हुआ। नैरेटिव सर थोड़ा हार्ड चाहिए सर, थोड़ा साई ऑप्स हमें भी खेलना चाहिए। हाँ, तो ये 3 वॉरफेयर हमारे ब्लड के अंदर जाना पड़ेगा। एक साई ऑप्स सर मैं आपको बताता हूँ, 8 तारीख को चल रहा था। 8 तारीख की रात को सर ये था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने कराची की बॉम्बिंग कर दी। 8 तारीख की 9 तारीख की रात थी कि कराची की बॉम्बिंग कर दी है आईएनएस विक्रांत ने। सर ऐसे तो थोड़ा रेगुलरली होते रहना चाहिए कि सामने वाले को डर लगे। ऐसे नहीं इंडिया में चल रहा है ऐसी न्यूज आर्टिकल्स की सामने वाले थोड़ा सर सबड्यूड रहे। इसमें इतना इशू यही है कि जानकार जैसे ही बोलेंगे ना कि विक्रांत ने अटैक कर दिया। हाँ। वो गले नहीं उतरेगी। ठीक है। हाँ, स्टूडेंट्स, जनरल पब्लिक, हाँ, चाय पे चर्चा, चाय पे, हाँ, दुकान पे चर्चा हो सकती है, वहां तो चल जाएगा। लेकिन तो फिर इसे कैसे नैरेटिव किसके लिए बिल्डअप करना? आपको नैरेटिव बिल्डअप करना है। हाँ। उनके लिए जो मैटर करते हैं। ओके। अगर हमने चाय की दुकान पे चाय पी और जलेबी खाई और चले गए अपने अपने काम पे, तो उनको इन्फ्लुएंस करने का फायदा क्या हुआ? सही बात है। आप उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं जो फर्दर इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग करें, या दूसरी पार्टी उनको इन्फ्लुएंस करना चाहती है जिससे कि इंडिया का पोजीशन वीक हो।
ऐसे अगर जो लोग थोड़ा जानकार हैं उनको एक न्यूएंस्ड वे में मैच्योर तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ नैरेटिव बिल्ड करना पड़ता है, और यही चीज चाइना करता है। लीगल वॉरफेयर में वो लीगल जो चीजें हैं उनको कोट करता अच्छा, है this is और a- उसका इंटरप्रिटेशन टेढ़ा करता है, तो लोगों को बड़ा कन्विंसिंग लगता है। ये चीजें हैं, इट हैज टू बी अ वेरी न्यूएंस्ड वे ऑफ फैक्ट ओरिएंटेड इंटेलेक्ट लेवल पे, स्पेशली द डिसीजन मेकर्स, उनको आप इन्फ्लुएंस करते हो। एग्जैक्टली। और ऐसा नहीं है कि इसका तोड़ नहीं है। जो चाइना ने गलवान के टाइम, गलवान से चलिए पीछे चलिए, डोकलाम के टाइम भर दिया नैरेटिव से क्या कि ये इंडिया की पोजीशन गलत है, हिस्टोरिकली ऐसा नहीं, था, चाइना ने वैसा हमारी था। जमीन ली है चाइना क्या? ने सब कुछ कर दिया, हाँ। लेकिन चाइना ने हमारी जमीन ली है। हाँ, चाइना हैज ऑक्यूपाइड आवर टेरिटरी अभी गलवान में। हाँ, गलवान कुछ डिफरेंसेस हैं, अभी खाली नहीं किए उन्होंने। अच्छा, लेकिन उस वक्त इंडिया ने टैक्टिक बोला, आपने कुछ बोला कि ये हमारी जमीन है, ये हमारा पट्टा लिखा हुआ था, हमारे परदाता ने लिखा था। आपने बोला नहीं जी, ये तो नहीं था, ये कोई काउंटर डॉक्यूमेंट दिया, उसके ऊपर फिर वो कोट करेगा। हमने अडॉप्ट करी स्ट्रेटजी ऑफ साइलेंस। जब हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ बजा ही नहीं रहा। परेशान हो गए वो अपना नैरेटिव डाल डाल के, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। पूरा वी स्टोन वॉल्ड देयर थिंग बाय आवर साइलेंस। उनका पूरा जो डोकलाम के टाइम जो नैरेटिव था, ये 3 वॉरफेयर क्या फ्लॉप हो गया। क्या बनाया हमने था? बोला ही नहीं कुछ। नहीं, उन्होंने क्या ऐसे कहानियां बनाई थी, कुछ बताओ। हिस्टोरिकली बोला ब्रिटिश ने ये हमारे उसमें किया था। अच्छा। और ये इंडिया के उसमें नहीं है, 62 वॉर में। अच्छा, वो लॉजिक यूज कर रहे थे। हाँ, लॉजिक और कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट जो ट्विस्ट कर रहे थे, जिसको लोगों को पता नहीं है। ठीक है, अब हम उसको रिप्लाई करें तो फिर वो उसके ऊपर और ट्विस्ट करेंगे। हमने बोला यार आप बोलते रहो। अब हमने कुछ बोल नहीं रहे तो वो परेशान है कि भाई हम अब किस चीज पे नैरेटिव बढ़ाएं। ठीक, ये है। सर, कमिंग बैक टू द कंट्रीज, ईरान इज अवर सिविलाइजेशनल पार्टनर, लेकिन आज के दिन में हमारी नजदीकियां इजराइल से बढ़ रही हैं थोड़ी, क्योंकि डिफेंस रिलेशंस की वजह से। इसलिए हमें बड़ा फूक के कदम रखना पड़ता है। खासकर हमने चाबहार में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, एक बार हाइफा, उधर चाबहार, दोनों जगह तो पैसे डाल रखे। हाँ, तो ये चीज बहुत ही वेरी फाइन बैलेंस, वेरी फाइन बैलेंसिंग, और इसमें भी हमको और एफर्ट लगाने की जरूरत है सक्सीड होने के लिए। हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कैन बी सीन एज पुटिंग 2 feet in different boats. yes. अगर वो आप इधर से भी ऑटोनॉमी कर रहे हैं, उधर से भी ऑटोनॉमी कर रहे हैं, दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर आप प्रॉब्लम में ही कभी भी हालत खराब। हाँ, ये प्रॉब्लम है। लेकिन इंडिया हिस्टोरिकली ने देखा है कि ट्यून करते करते थोड़ा हो जाता है। हाँ, मैनेज हो थोड़ा थोड़ा कर करके हम ट्यून करते रहते हैं, मैनेज हो जाता है, क्योंकि अब हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं कि सभी करना पड़ता है। हाँ, एडजस्ट, हमारी बात का मान रखना, लोगों को भी तो एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ भाई। पाकिस्तान एनिमी नंबर 1 है, तो उसमें उनका कंसिस्टेंट दे कंसिडर अस एज एनिमी नंबर 1। हम क्या कंसिडर करते हैं? हमारे कैलकुलस में वो कहीं भी मतलब कहीं भी नहीं, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट तरीके से अब वो है हमारा मेन फोकस। हाँ, हमारा मेन फोकस चाइना की तरफ है। चाइना, तो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में पाकिस्तान का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अच्छा, भूटान इज ब्रदर, फेयर, हाँ, ऑल वेदर फ्रेंड। नेपाल 100% गारंटीज। हाँ, नेपाल is playing both sides. Is playing only both sides or playing 5 sides? Mainly 2 sides. 2 sides, China and India. अच्छा। और it is an ungrateful friend of India. सारा सपोर्ट इंडिया से लेके है, तो इंडियन सब, मतलब नेपाली इंडियन सब भाई भाई। और हाँ, तो वही अनग्रेटफुल फ्रेंड है। भारत की फीलिंग उसकी तरफ, एक बॉर्डर भी सैनिटाइज नहीं है, खुला है, बिना वीजा के आप कहीं से भी, जंगल से भी घुस के चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप कार्टोग्राफिक एग्रेशन की बात कर रहे हैं, चाइना के सपोर्ट से, सपोर्ट से, हाँ, 3 लिम्पियाधुरा और कालपेनी और एक और जगह से उसने उसको पार्लियामेंट में पास कर दिया। उसका मैप भी निकाल दिया पूरा, पार्लियामेंट में पास कर दिया, स्टैंप निकाल दें उसका, नोट में लगवा दें, वो कुछ भी कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट दिस इंटायर
प्रॉब्लम इन मिडिल ईस्ट, इसका क्या इम्पैक्ट हमारे पर इन इंडियन नेवी के पर्सपेक्टिव में, जो पूरा मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल हो रहा है, व्हाट इज द सिंगल इम्पैक्ट दैट इज कमिंग टू इंडियन ओशन? आजकल हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी को अलग नहीं कर सकते हैं। जब 3-4 साल पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर 1-2 मर्चेंट शिप पे अटैक हुआ था, या अटैक किया था किसी ने ड्रोन से, तभी से इंडिया ने ऑपरेशन संकल्प स्टार्ट कर दिया था कि भाई इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इंडिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एनर्जी सिक्योरिटी की जरूरत है, और हमें उसके लिए अपनी फौज लगानी पड़ेगी, अपनी नेवी लगानी पड़ेगी। तब से आज तक वो ऑपरेशन तलवार चल रहा है, ऑपरेशन संकल्प चल रहा है। और इस वजह से अब ये क्राइसिस बढ़ेगा तो हमें अपनी और ज्यादा फौजें कमिट करनी पड़ेगी अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए। इंटरेस्ट हम लोग किसी के साइड में नहीं लगाएंगे कि भाई अमेरिका का साइड करें या इजराइल का साइड लें या इसका साइड लें। एब्सोल्युटली। So, but budgetary constraints are not there. What are the weapon systems that Indian Navy should buy as early as possible? अगर बजटरी कंस्ट्रेंट नहीं हो तो सबसे पहले तो हमें हमारे एयरक्राफ्ट पुराने हो चुके हैं। एयरक्राफ्ट, कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट, हमारे पास 2 कैरियर हैं। तो रफाल एम तो सर चले गया, अभी ऑर्डर तो चले गया। रफाल ऑर्डर वो सफिशिएंट नहीं है, और वो 2029 में उसकी you need twice the number, हाँ। हमारे पास 2 कैरियर हैं और हवाई जहाज एक ही कैरियर के हैं। अभी तक 2 वही कैरियर के हवाई जहाज शेयर कर रहे हैं। अच्छा, मिग 29 दैट। तीसरा है हमारे पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होने चाहिए, हमारे पास नहीं है। हम लीज पे लेते थे रशिया से, अब वो भी ऑप्शन बंद हो गया है क्योंकि रशिया के ऊपर इतने सारे प्रेशर हैं और वो सब चीजें हैं। Obviously. तीसरा, हमारी फौज कितनी भी, नेवी कितनी भी स्ट्रांग हो, ठीक है, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स कितनी, मतलब यूजुअली इंडिया के साइज की कम से कम 6 चाहिए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। हाँ, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। और वो बैलिस्टिक मिसाइल वाला, वो तो हमने शायद 6 चाहिए थे और हम शायद 4 बना रहे हैं, तो वो तो ठीक है प्रोग्राम। थोड़ी उनकी मिसाइल की रेंज प्रोग्रेसिवली बढ़ा देनी चाहिए। और कुछ बहुत सारी चीजें डिक्लेयर भी तो नहीं करते सर, मतलब। हाँ, तो लेकिन वो कहीं पे है कि हमारे पास शायद 4 बन रही हैं। आईएनएस वर्षा वाला प्रोजेक्ट है, जो जितना है वो पब्लिक डोमेन में। जो नहीं, वर्षा के बारे में तो कुछ खास पता नहीं है मुझे। कि वर्षा तो सबमरीन को डॉक करने के लिए है। लेकिन सबमरीन कितने हैं अभी, तो वही डाउट है ना। तो हमारे हिसाब से 4 बैलिस्टिक मिसाइल कैरिंग सबमरीन इंडिया के पास हैं एस्टीमेट की वजह से अभी हैं। हाँ, और 6 होने चाहिए। 6 बन रहे हैं। हाँ, यही मैंने यही पढ़ा था कि 6 बन रहे हैं और 4 से ज्यादा वो आपके स्ट्रेटेजिक सबमरीन है, तो फिर उनकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो आपके सेकंड स्ट्राइक ऑप्शन है। तो उसके लिए आपको न्यूक्लियर अटैक चाहिए? उसके लिए नहीं चाहिए, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन अटैक रोल के लिए चाहिए। ओके। उसकी सेफ्टी इसीलिए है कि वो बहुत दूर रहे समुद्र में, वो सबसे दूर रहे। हाँ, वहीं से मारे। अच्छा, और व्हाट अबाउट एयरक्राफ्ट कैरियर? एयरक्राफ्ट कैरियर तीसरा वाला सैंक्शन एक तरह से हो ही गया है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अगर होंगे तो हम एक एयरक्राफ्ट कैरियर को हमेशा ऑपरेशनल रख पाएंगे। बाकी इमरजेंसी की जरूरत पड़ी तो हम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर उस वक्त चला लेंगे। और तीसरा हमेशा मतलब मेंटेनेंस, एक तो मेंटेनेंस में रहेगा, जितना बड़ा जहाज उतना ज्यादा मेंटेनेंस टाइम। अच्छा। हाँ, अगर एक फ्रिगेट को रिफिट होने में 4 महीने लगते हैं। क्या काम होता है सर फ्रिगेट का? फ्रिगेट सिंगल रोल होते हैं जहां तक हो सकता है, या तो एंटी सबमरीन फ्रिगेट होते हैं सबमरीन रोल में, या एंटी मिसाइल फ्रिगेट होते हैं विच दूसरे शिप्स को मिसाइल फायर करते हैं, जैसे ब्रह्मोस लगते हैं। ओके। ब्रह्मोस के 2 वर्जन हैं, लैंड अटैक और एंटी शिप वाले। ठीक है। और इस तरह के फ्रिगेट के स्पेशलिस्ट रोल होते हैं, लेकिन आजकल थोड़े फ्रिगेट बड़ा कर देते हैं तो उन पे मल्टी रोल थोड़ा कैपेबिलिटी हो जाती है। ओके। और डिस्ट्रॉयर मल्टी रोल होता है। अच्छा, उसमें मल्टी रोल होता है, वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी करता है। कॉर्वेट, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर्स में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? बेसिक डिफरेंस होता है टनेज का। अच्छा। कॉर्वेट होता है करीब 1500 टन। अच्छा। 1000 से 1500 टन, छोटा, उसमें कम मिसाइलें होंगी और सिंगल रोल के लिए होता है। okay. फ्रिगेट 3000 से लेकर 4000 टन, कभी कोई 5000 टन वाले को भी बोलता है। okay. तो फ्रिगेट होता है, उसमें थोड़ी कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन प्रेडोमिनेंटली सिंगल रोल होता है। okay. थोड़ी सी मल्टी रोल कैपेबिलिटी होती है।
फ्रिगेट में आप हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं। अच्छा। कॉर्वेट में पॉसिबल नहीं है क्योंकि टनेज कम होता है। और डिस्ट्रॉयर मल्टी रोल होता है। डिस्ट्रॉयर में भी हैवी डिस्ट्रॉयर होते हैं जिसको क्रूजर बोलते हैं। अच्छा। क्रूजर में और भी ज्यादा कैपेबिलिटीज हो जाती हैं, बट बेसिकली टनेज का होता है। तो ये कितने हजार टन? वो करीब 8,000 से 12,000 टन के होते हैं क्रूजर। दे आर बिग। हाँ, बड़े जो चाइनीज 055 क्लास बना रहे हैं। और इंडिया के पास 12,000 टन वाले कोई है नहीं। 8,000 टन के कुछ डिस्ट्रॉयर, 5,000 से 8,000 टन वाले डिस्ट्रॉयर होते हैं। अच्छा। एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो 45,000 से 55,000 टन, जो इसीलिए लाइट कैरियर बोलते हैं, एयर डिफेंस कैरियर बोलते हैं। अमेरिकन कैरियर 1 लाख टन के होते हैं। इसलिए वो जितना ज्यादा आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, उतना बड़ा जहाज है, उतनी चीजें ज्यादा कैरी कर सकते हैं आप, उतना स्पेस है। हाँ, ये है। और एक फ्लीट में, जैसे हम बोलते हैं ना, एक एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्लीट, इसमें लगभग टोटल कितने मतलब जहाज होते हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसे आपने बोला, कभी अकेला नहीं जाता है, वो उसको बोलते हैं कैरियर बैटल फोर्स, CBG बोलते हैं। तो उसमें कैरियर बैटल ग्रुप, उसमें कम से कम 8 जहाज तो होने चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा करीब 12 जहाज होते हैं। एक न्यूक्लियर सबमरीन साथ में रहता है, मतलब दूर रहता है, लेकिन वो पार्ट ऑफ कैरियर ग्रुप ही माना जाता है। अच्छा। वो अंडर वाटर सेफ्टी के लिए रखा जाता है। अगर कोई सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ टारगेट करना चाहता है तो उसकी सेफ्टी के लिए रखते हैं इसको। और लास्ट इसके बाद पक्का कुछ नहीं पूछूंगा। मैं पूछ रहा था सर, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के टाइम में क्या आपको लगता है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बचा सकती है? थ्योरेटिकली अगर हाइपरसोनिक वेपन अगर वो अपनी एफिशिएंसी से ऑपरेट करेगा तो इतना रिएक्शन टाइम किसी के पास भी नहीं है कि एयरक्राफ्ट कैरियर या कोई भी लैंड। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, एक लाख टन। जो मैंने वर्ड थ्योरेटिकली बोला। अच्छा। हाइपर वेलोसिटी वेपन्स या हाइपर जो भी आपने बोला सोनिक वेपन्स को एफिशिएंटली बनाना और यूटिलाइज करना फॉर अ किल चेन बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजिकल टास्क है, और अभी तक किसी ने उस तरह को प्रूव नहीं कर पाया है। क्योंकि मतलब उसके लिए तो एयरक्राफ्ट कैरियर गिराना पड़ेगा। नहीं आप टेस्ट करके दिखाइए किसी डमी टारगेट पे, लोगों को मैसेज चला जाएगा। क्योंकि उसको री एंट्री प्रोसेस में इतनी स्पीड होती है, आधी चीजें तो जल जाती हैं उसकी। अच्छा। दूसरा होता है, जब ज्यादा स्पीड में आता है तो उसके पास एक, मैं थोड़ी टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, उसके ऊपर एक प्लाज्मा की फिल्म सी बन जाती है। जैसे आप ज्यादा दौड़ते हैं तो आपके पसीने की फिल्म आ जाती है। ठीक है, उसमें उसके रडार और वो चीजें, विजिबिलिटी ही, उसकी जो रडार विजिबिलिटी वो खत्म हो जाती है। अच्छा। अब इतनी तेज जा रहा है, ठीक है, जैसे हमने कार देखी है, इतनी तेज जा रहा है, स्टीयरिंग थोड़ा घुमा तो कार पलट जाती है। इसमें जो कंट्रोल सरफेसेस हैं मिसाइल के, उनको इतना फाइन डायरेक्शन देना बहुत मुश्किल है, खासकर मूविंग टारगेट भी तो भाग रहा है। स्टैटिक टारगेट है, आप फिर भी उसको हिट कर सकते हैं। वो टारगेट भी चल रहा है तो आपको जो कंट्रोल सरफेस है, इक्विवेलेंट ऑफ स्टीयरिंग व्हील, आपको मूव करना है। अब वो इतनी हाइपर सोनिक स्पीड पे है, थोड़ा भी मूव करेंगे वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। मैं बिल्कुल ये बात, मैं अब उसको चलिए पलटते हैं। मैं कह रहा हूँ डॉग डैश शिप एक एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का, डॉग्ड है, आराम से लगा हुआ है ना, मेंटेनेंस पे लगा हुआ है। ठीक है। अब एक बैलिस्टिक मिसाइल आती है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड अचीव कर चुकी है बिकॉज ऑफ द पाथ, बिकॉज ऑफ द ड्रॉप। अमेरिका का कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन ये है कि हाइपरसोनिक को छोड़ दीजिए फॉर टाइम बीइंग, नॉर्मल अगर मिसाइल भी आएगी तो वो काफी स्पीड से आएगी। तो उनका कंसेप्ट ऑफ एयर डिफेंस ये है कि उसी वक्त आप डिटेक्ट करिए कि कहां से टेक ऑफ हुआ है, निकला बूस्ट फेज, और वहीं पे डिस्ट्रॉय करना है, वही विंडो मिलेगी आपको। ठीक है, तो हमेशा अमेरिका का इतना ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, आपने शायद आपके संज्ञान में नहीं आया होगा, 24/7 उनके एयरक्राफ्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड घूम रहे हैं ऊपर, यही चीज देखने के लिए कि बैलिस्टिक मिसाइल कहां से निकलेगा। क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ, बूस्ट फेज में
सबसे आसान नहीं है, So they are सबसे scanning वायबल the- तरीका है। they are scanning the airspace 24/7 24/7 of particular countries या पूरी नहीं दुनिया? नहीं पूरी दुनिया, क्योंकि अटैक कहीं से भी हो सकता है। उन्होंने भी तो बोला कि अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल छिपाए हैं। इट इज कॉल्ड डोकोमो प्रोजेक्ट, आप देखिएगा इसमें, ठीक है। ये क्या क्या प्रोजेक्ट? डोकोमो बोलते हैं, ठीक है। आप ये चीज देखिए, उनके जो सर्विलेंस एयरक्राफ्ट हैं, अदरवाइज आप न्यूक्लियर अम्ब्रेला कैसे मेंटेन कर रहे हैं? अगर आपको लगा कि कोई अटैक करने वाला है आपको और आप प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं, तो प्रीएम्प्ट करने के लिए आपको मालूम तो होना चाहिए कि अटैक किसी ने किया है, जी सर। ठीक है। तो इस तरह की वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, उसको वायबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास इंडिया में है ऐसा रेडार? नहीं नहीं, हमारे पास तो हम तो बना तो फिर F-35 का क्या हुआ है? ये जो पकड़ा अभी, ये जो पकड़ा नहीं, उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया। क्या होता है जब कोई भी कंट्री के बोल रहे हैं, नहीं उसमें 2-3 स्पेकुलेशन पड़ी है मैंने। तो एक स्पेकुलेशन ये थी कि रेडार लॉक हो गया उसका, और पता नहीं क्या 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 हुआ है वो एग्जैक्टली। ये टाइम वाला इशू होता है। रडार घूम रहा है, हाँ। रडार ने लॉक कर दिया, हाँ। रडार ने लॉक कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप थ्योरेटिकली है मिसाइल आने वाला है, हाँ। मतलब वो कॉम्बैट रडार होता है, हाँ, 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 ठीक है। हाँ। लॉक कर दिया, हाँ। और पीस टाइम है, हाँ। तो मतलब ट्रैक हो गया। अब उस लॉक करने से एयरक्राफ्ट के कोई सिस्टम थोड़ी खराब हो गए, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो आपने भी पढ़ा है, कि ऐसा लॉक कर दिया कि कुछ खराब हो गया। लॉक करना क्या है? हाँ, मैं इधर से उधर देख रहा हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, मैंने आपके ऊपर अपना आईज लॉक कर दी, बस आईज हटा दी, आपका तो कुछ खराब नहीं हुआ ना। हाँ, तो आप चले जाओ उठ के। हाँ, तो लॉक करने का मतलब ये थोड़ी है कि ये रडार ने ऐसी कुछ आपकी सिस्टम ही लॉक कर दी। हाँ, बिल्कुल गलत प्रोजेक्शन है फॉर इग्नोरेंट पीपल। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो बस वो टेक्निकल फॉल्ट है हमेशा जब लैंड के पास। अच्छा, बट इसका मतलब हमारे रेडार्स आर एबल टू सी थ्रू F-35? हम हमारे if media is to be believed, because we feel that F-35 is quite a stealth aircraft. यही तो मैंने स्टेल्थ ही, ये सब फिर 5th जनरेशन का पॉइंट क्या है? मतलब स्टेल्थ नहीं है तो अब मीडिया के अलावा कोई तो अगर B-2 बम्बर भी अगर आपके स्कैनर में आ गए, आपके F-35 भी आ गए, तो फिर स्टेल्थ होने का क्या पॉइंट? हाँ, तो ये तो एक रहस्य प्रोजेक्शन है। अच्छा, जिन्होंने लॉक किया वो बताएंगे नहीं, जिनका लॉक हुआ था वो बताएंगे नहीं, तो ये स्पेकुलेशन तक रहेगा। ठीक है सर। हाँ, ये चीज है। थैंक यू सो मच सर। नॉट एट ऑल। मुझे वो बुक्स एक बार बता दीजिए सर। एज यू नो, आई एम अ चाइना वॉचर, और मैं चाइना डिफेंस और सिक्योरिटी स्टडीज पे काम करता हूँ। तो मैंने ये 3 किताबें लिखी हुई हैं। सबसे लेटेस्ट एक तो ये किताब है जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने फरवरी में इसी साल रिलीज की थी, और इसको काफी पब्लिसिटी मिली है, और मैरीटाइम सिक्योरिटी के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड रीड। ये किताब चाइना की हाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन मिलिट्री एंड मैरीटाइम डोमेन, और इसका क्या इफेक्ट इंडियन ओशन सिक्योरिटी के ऊपर पड़ सकता है, ये पूरा मैंने इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। कई हाई टेक्नोलॉजीज हैं, इंक्लूडिंग हाइपरसोनिक वेसल्स, including hypersonic missiles, including ballistic missiles, including carrier based technology, special purpose ships। तो इसमें करीब 20 टेक्नोलॉजीज मैंने कवर की हुई हैं, और इंडिया पे क्या इफेक्ट होगा। ये मैंने जब शुरू में चाइना का स्टडीज स्टार्ट किया था, तो किस डायरेक्शन में चाइनीज नेवी का इंटेंट है और उनकी कैपेबिलिटी किस डायरेक्शन में जा रही है, उसके ऊपर ये किताब थी 2016 में। तो ये दिस इज 16, और ब्लैक वाली सर? ब्लैक वाली 2021 में, 2021, और ये 2025 में लेटेस्ट। हाँ, लेटेस्ट फरवरी में। बहुत लिख रहे हैं सर। हाँ, ये सर। बट सर मतलब मजा आ गया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर, एक्चुअली आई मस्ट थैंक यू फॉर, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि बच्चों को बोथ साइड्स, हाँ, बच्चों को ये वाली चीजें पता लगना चाहिए लोगों को कि भाई ये चीजें हैं। सर थोड़ा अगर बच्चों ने रिक्वेस्ट किया तो थोड़ा आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर ये डोमेन्स के बारे में बच्चे क्वेश्चंस बताएंगे एज दे टेल मी द क्वेश्चंस, उस हिसाब से मैं क्वेश्चनेयर बच्चों के हिसाब से लेके आऊंगा सर। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। नॉट एट ऑल। थैंक यू।